नटरंग प्रतिष्ठान की ओर से आज के रंग स्मरण कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप शायद जानते ही हो कि नटरंग प्रतिष्ठान की शुरुआत 1989 में नेमीचंद जैन जी ने की, जिसमें उनका जो अपना निजी संग्रह था, बहुत सी साहित्यिक चीजों का, कला संबंधी चीजों का और विशेष तौर पर रंगमंच संबंधित मटेरियल का, उससे इसकी शुरुआत हुई। ये कि लोगों तक, हम लोगों के घर में वो दो ट्रंक्स में भरा हुआ मटेरियल था, पर फिर ये लगा कि इसको लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो ऑर्गेनाइज होना चाहिए मटेरियल। उस उस प्रक्रिया में नटरंग प्रतिष्ठान की स्थापना हुई, जिसमें तमाम तरह की सामग्री है। उसमें से आधी सामग्री हम लोग नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी को दे चुके हैं, क्योंकि हमारे पास इतनी जगह नहीं थी। और बाकी सामान, रंगमंच संबंधी सामान अभी तक हमारे पास है, जिसमें ब्रोशर्स हैं, करीब 8,000, 2.5 लाख के करीब न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स हैं, ऐसे जर्नल्स हैं, किताबें हैं, फोटोग्राफ्स हैं, वीडियो हैं, इनविटेशन कार्ड्स हैं, मतलब बहुत स्क्रिप्ट्स हैं। तो इस तरह के बहुत सा सामान हमारे पास है, जिसको अभी हम करने की, डिजिटाइज करने की प्रक्रिया में है। बल्कि इसी सिलसिले में मैं ये भी बताना चाहूंगी कि हमारी एक वेबसाइट है, जिसको हमने हाल में अपडेट किया है, अब उस प्रक्रिया में है अपडेट करने की। तो उसमें, उसका नाम है नटरंग.org। उस पे अगर आप जाएं तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या मटेरियल है, कितना है, और बहुत सारे मटेरियल्स की लिस्टिंग भी, मतलब डिटेल लिस्टिंग है कि किस किस ब्रोशर का हमारे पास, ब्रोशर्स हमारे पास हैं। उनकी इमेज तो आपको देखने को नहीं मिलेगी, पर उसकी लिस्ट देखने को जरूर। अच्छा, इस सामान के साथ साथ हम नटरंग में समय समय पर अलग अलग किस्म के कार्यक्रम करते रहते हैं, जिसमें कलाकारों से बातचीत, उनके साथ डिस्कशन, और मतलब उसका पर्पस यही है कि आर्काइव एक सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, पर एक तरह की कंटिन्यूटी है उसमें। आज भी हम एक नई आर्काइव संग संग बनाते चलते हैं, उसको डॉक्यूमेंट करते हैं जब लोगों से बात करते हैं। और उसी कड़ी में एक ये कार्यक्रम है रंग स्मरण। इस रंग स्मरण को हमने 2017 में शुरू किया। तब हमने दिल्ली के ही रंग दलों को लिया, खासतौर से पायनियरिंग, अभी भी जिन्होंने, मतलब पायनियरिंग रोल प्ले किया। एक तरह से जो भी हमारा रंगमंच आज है, उसकी नींव जिन रंग दलों ने रखी, शौकिया रंग दलों ने, उनको डॉक्यूमेंट करने की कोशिश थी। और उसमें उसका पैटर्न यही था जैसा आज है, कि हम जो लोग इससे जुड़े रहे हैं उनको बुलाते हैं, और वो फिर शेयर करते हैं अपनी यादें कि कैसे शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, किस तरह के नाटक चुने, क्यों चुने, कैसी ऑडियंस रही, उसकी क्या, उसके लिए क्या भाग दौड़ और चैलेंजेस आपको महसूस हुए, कहाँ से फंड्स आते थे, कौन लोग सपोर्ट करते थे। तो ये कुछ हद तक, क्योंकि आप लोग अपनी याद से वो बात कर रहे हैं, तो इसका नेचर एक लिखित हिस्ट्री से बहुत अलग है। इसमें छोटी छोटी और बहुत बातें आती हैं जो बड़ी एक रियलिटी से जुड़ी होती हैं। जैसे कि अगर मैं उदाहरण दूं, कि हम लोग सब ब्रोशर छापते थे सिर्फ इसलिए कि पैसा इकट्ठा हो, तो उसके लिए लोगों से एडवर्टिजमेंट मिले। तो एडवर्टिजमेंट मिठाई वाले से भी मिलता था, किसी और से भी मिलता था। तो इन सब का भी एक तरह से योगदान है हमारे रंगमंच को आगे बढ़ाने में। तो ये सब चीजें शायद इस बातचीत में भी सामने आ पाए। तो आज हमने जो कार्यक्रम किए हैं, उसमें करीब 23 ग्रुप्स के हम कार्यक्रम कर चुके। इस साल हम 4 ग्रुप्स को हमने लिया, जिसमें रंगन बीकानेर का, रूपांतर गोरखपुर का, मुंबई का आज ये अंक, और कल पटना का कला संगम। तो 2 हो चुके हैं, ये तीसरा तीसरा कार्यक्रम है। मैं शुरू करने से पहले एक छोटा सा परिचय अंक का देती हूँ, जो मुझे रीता जी ने दिया।
1976 में दिनेश ठाकुर द्वारा स्थापित अंक 1 अक्टूबर 2026 को अपने 50 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। अपने रेperटरी में 40 से ज्यादा कलाकारों के साथ अंक मंच पर दिनेश जी की फिल्म, टीवी और रंगमंच में 49 वर्षों की विरासत को प्रस्तुत करता है। अंक के लिए रंगमंच केवल मनोरंजन नहीं है, ये इतिहास को जीवित रखने का, भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों का समर्थन करने का और बुद्धिमत्ता व संवेदनशीलता के साथ सवाल उठाने का एक जरिया। गुणवत्ता अंक की आधारशिला। पृथ्वी थिएटर में जेनिफर और शशि कपूर के प्रोत्साहन से अंक ने हिंदी रंगमंच के सबसे बड़े कार्य संग्रहों में से एक तैयार किया है। 88 नाटकों के करीब 7,500 से भी ज्यादा मंचन भारत और विदेशों में। मौलिक हिंदी लेखन से लेकर विश्व प्रसिद्ध क्लासिक्स तक, कोर्टरूम ड्रामा से लेकर हास्य प्रहसन तक, अंक ने मुंबई में हिंदी रंगमंच के दर्शक तैयार किए हैं और रंगकर्मियों की पीढ़ियों को विकसित किया। 2012 में दिनेश जी के निधन के बाद प्रीता माथुर ठाकुर अंक को नए आयामों की ओर ले जा रही हैं। पिछले 14 वर्षों में अंक ने एनएसडी के दिग्गजों जैसे राम गोपाल बजाज, देवेंद्र राज अंकुर और अतुल तिवारी, राष्ट्रीय पुरस्कृत डायरेक्टर्स अशोक मिश्र और वीणा बख्शी और शेक्सपियर विशेषज्ञ ब्रैंडन हिल के निर्देशन में 7 नए नाटकों का प्रीमियर किया। अंक ने मॉरिशस, दुबई, सिंगापुर, लंदन, सिडनी का दौरा किया है और सीमावर्ती क्षेत्रों में भारतीय सेना के लिए 24 प्रस्तुतियां दी हैं। अंक देश भर में दिनेश ठाकुर स्मृति महोत्सव आयोजित करता है। अंक अपने ट्रेनिंग मॉड्यूल दिशा के माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षण देता है। पिछले सालों में अंक ने बाल रंगमंच भी शुरू किया है और अंग्रेजी में शेक्सपियर के नाटक भी मंचित कर रहे हैं। अंक के सबसे लोकप्रिय नाट्य प्रयोग हैं हाय मेरा दिल, जिस लाहौर नहीं देखा, बीवियों का मदरसा, हमारी नीता की शादी, हम दोनों और सीता बनवास। अंक अपने 50वें वर्ष के इस भव्य पड़ाव को वीरा रानी अम्बक्का के मंचन के साथ मनाने की योजना बना रहा है, जिसे प्रीता माथुर ठाकुर ने लिखा, डिजाइन किया और निर्देशित किया। मुंबई में सफल प्रस्तुतियों के बाद नाटक को विभिन्न शहरों में ले जाकर उत्सव के रूप में प्रस्तुत करने की एक योजना है। साथ ही दिनेश ठाकुर और अंक की यात्रा पर आधारित एक विस्तृत प्रदर्शनी और एक पुस्तक भी प्रस्तावित है। तो इसके साथ मैं अब प्रीता जी से अनुरोध करूंगी कि वो जो छोटा सा एक स्लाइड शो आपने तैयार किया है वो हमको दिखाएं। थैंक यू कीर्ति जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है। इट्स अ वेरी वेरी वेलकम इनिशिएटिव एंड वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर ऑल द थिएटर पीपल इन दिस कंट्री। एंड आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई बधाई। एंड मे दिस बी गो ऑन एंड कंटिन्यूसली, आपके पास हमेशा रिसोर्सेज रहें कि आप इसे लगातार करती रहें। अंक के बारे में हमने एक स्लाइड प्रिपेयर की है, स्लाइड शो, जो मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। दिख रहा है, आई होप जी सबको। जी, हाँ अभी अभी उसका कैप्शन आया है पर अब शुरू हो गया जी। हाँ। सो अंक मुंबई थिएटर ग्रुप की शुरुआत जैसे कि है 1976 में दिनेश जी और कुछ उनके बहुत करीबी लोगों के साथ शुरू हुई थी, जो अभी बाद में उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। और आईएनटी का बहुत सपोर्ट था उस वक्त जब हमने ये शुरू किया था, बिकॉज एक प्रोडक्शन आईएनटी के लिए, आईएनटी हैड स्पॉन्सर्ड अस फॉर सम शोज, जिससे वी टुक ऑफ। एक तो पहले सबसे पहला शो तो एक पूजा पंडाल में हुआ था, क्योंकि उस समय दिनेश जी काफी फिल्म एक्टर भी थे और उनका आना जाना बहुत इंडस्ट्री के लोगों के साथ था। एंड दे यूज्ड टू हैव दिस वेरी बिग पूजा पंडाल्स, दुर्गा बाड़ी होती थी अक्टूबर में पूजा के समय, तो वहां पे ही वॉज इनवाइटेड टू परफॉर्म एंड दैट्स हाउ अंक रियली बिगैन। एंड फिर 1976 से शुरुआत करके, एक मिनट आए,
आगे नहीं बढ़ रही है। एक मिनट, स्टॉप। 1 मिनट, हाँ। ठीक ठीक है। कागज की दीवार वॉज अ प्रोडक्शन इन 1977, जिसमें आप नरेश जी को देख रहे हैं। नरेश सूर्य, मीनाक्षी जी और दिनेश ठाकुर हैं। उसके बाद बाकी इतिहास था जो उन्होंने इनके लिए, आईएनटी के लिए तेजपाल हॉल में किया था सबसे पहले। और इसकी हमने कई बार इसकी रिवाइवल भी हुआ। 2006 में भी इसका रिवाइवल हुआ था, जो हम लोगों ने किया था फिर बाद में एकदम न्यू कास्ट के साथ। ऑफ कोर्स दिनेश जी वॉज कॉमन। देन 1979 में सुनो जन्मे जय, जिसमें आप देख रहे हैं राजा बुंदेला, अजय खेरा, नहीं वो माखीजा नहीं, साहब। वो दिखाई नहीं दे रहा प्रीता जी। आपको नहीं दिख रहा? नहीं अभी तो नहीं, हमको हाय मेरा दिल दिखाई दे रहा है। ये इट्स वाला नहीं नॉट दिखा? मूविंग, इट्स नॉट मूविंग। हमें दिख रहा है। हाँ, नहीं, मूव नहीं कर रहा ना, नेक्स्ट होना चाहिए ना, नेक्स्ट नहीं आ रहा। ये फर्स्ट स्लाइड दिख रही है। ये हाय मेरा दिल में दो फोटोग्राफ्स दिखाई दे रही है। अरे ये आपका आपका मैं तो कंप्यूटर स्लाइड स्क्रीन जो, दिख रहा है। आपका मैं तो कंप्यूटर कर रही स्क्रीन हूँ। दिख रहा है। 1980 वाली स्लाइड दिख रही है। बट हाँ, आपका एक कंप्यूटर मिनट, आई स्क्रीन दिख जस्ट रहा है। स्टॉप शेयर एंड स्टार्ट अगेन। हाँ। आई स्टार्ट इट अगेन, जी जी। बिकॉज मैं तो मूव कर रही थी, वो चल रही थी। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया हमसे। ओके, 1 मिनट, हाँ। आप फर्स्ट स्लाइड दिख रही है आपको? ये 80 वाली दिख रही, 1980 की अरे हाय। हाय मेरा अरे दिल। अरे हम थिएटर वाले हैं, 2-3 रिहर्सल लगती हैं। नहीं यार, हाउ इज दिस? बिकॉज एक्चुअली हाय मेरे मेरा दिल स्क्रीन के में, बहुत शोज हुए हैं ना, इसलिए वो ज्यादा देर टिकेगा ये। नहीं नहीं, पर मेरे स्क्रीन में तो आ रहा है सच सारा। में। एक मिनट, हाँ हाँ, नहीं लेट यहाँ, मी जस्ट ट्राई यहाँ अगेन। नहीं, यहाँ नहीं आ रहा। Why is this coming like this? इससे पहले आपने जो फर्स्ट चलाया था शुरुआत में। अब तो चल रहा था ना? हाँ हाँ तब तब चल रहा था। चल रहा था। तब चल रहा था। 1 मिनट, अभी लेट मी ट्राई अगेन। अच्छा, ठीक ठीक है, चालू है। हाँ। यही होता है टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करने से। ये अभी अभी दिख रहा है आपको अब फर्स्ट पहला, स्लाइड? हाँ जी फर्स्ट पहला। पेज दिख रहा है, ये फर्स्ट पेज। आप फर्स्ट स्लाइड दिख रहा है ना? लेट हाँ मी सी सेकंड स्लाइड, यू कैन सी। हाँ अब देख आया रहा आया। हूँ, अब आया। ओके ओके ओके, सो ओ, सेकंड स्लाइड इज लाइक माई सेट की ये कागज की दीवार है जी का स्टिल है। एंड दैट नरेश जी एंड हाँ वो दिख मीनाक्षी रहा है जी हमको, एंड दिनेश। नाम दिखाई अब दे रहा दिख है रहा जी। है ना? जी ठीक है। देन वी गो टू बाकी इतिहास। जैसे मैंने कहा था, आईएनटी के लिए सबसे पहले हमने किया था तेजपाल में 1976। उसके बाद 2006 में हमने उसको फिर से रिवाइव किया था। दिनेश जी वॉज कॉमन, ऑल द एक्टर्स हैड चेंज, अदर एक्टर्स। अब आपको दिख रहा है ये वाला जी अभी ये इज 1979 चेंजिंग। का सुनो जी जन्मे जय शहमात। ये इसमें माखीजा साहब दिख रहे हैं, राजा बुंदेला, अजय खेड़ा एंड शशि बाला। देन दिस इज हाय मेरा दिल। हाय मेरा दिल एक्चुअली 1978 में ओपन किया था। और हम लोगों ने उसको बहुत बार रिवाइव किया। एक्चुअली क्या है कि हाय मेरा दिल चलता ही रहा। उसमें एक एक्टर मिसिंग हो जाता तो दूसरा एक्टर आ जाता था। सो एक्चुअली इसका रिवाइवल नहीं हुआ, ये इसका चलता परफॉर्मेंस रहा। होता ही रहा कंटिन्यूअसली। तो अभी वी हैव कंप्लीटेड 1180 शोज ऑफ हाय मेरा दिल। So it has become the longest running play in the history of Hindi theatre, and continuously, and it still draws as many crowds as it did then. फिर ये बीवियों का मदरसा है, आपको देख रहा है 1980 में हमने ओपन किया था फर्स्ट। अब 2015 में उसको रिवाइव किया, विच वॉज डायरेक्टेड बाय अतुल माथुर। एंड दिस इज एंटिगनी। एंटिगनी के जो प्रीवियस बहुत पहले ये ओपन हुआ था अर्लियर। एंड उसके बाद उसकी जो पुरानी फोटोग्राफ्स है समहाउ सैडली हमारे पास नहीं है।
एंड जो रिवाइवल हुआ था 1998 में, 1980 में फर्स्ट वसी खान साहब जी के डायरेक्शन में हुआ था, और फिर 98 में दिनेश जी ने इसको फिर से रिवाइव किया था। और ये जो सेकंड रिवाइवल था उसमें एक्चुअली यू कांट इवन से इट वाज अ रिवाइवल, बिकॉज उन्होंने फिर से अडेप्ट किया था पूरा जो जान आनुई की स्क्रिप्ट को फिर से अडेप्ट करके अलग चीजें इसमें डाली थी जो पहले प्रोडक्शन में बिल्कुल नहीं थी। एंड ये आप देख रहे हैं कि दिस इज जात ही पूछो साधु की, विच वॉज फर्स्ट ओपन इन 81, जिसमें नरेश सूरी जी और डेजी भाभी और मीनाक्षी जी हैं। और उसके बाद हमने 2000 में फिर से उसको रिवाइव किया विद अतुल माथुर, अमन गुप्ता एंड माई सेल्फ एंड अदर डिफरेंट कास्ट। देन वी हैव द नेक्स्ट प्रोडक्शन इन 81, गुले गुलजार। इसके ज्यादा शोज नहीं हुए समहाउ गुले गुलजार की, ये एक बार ही हुआ और फिर ज्यादा रिवाइव नहीं हुआ। आला अफसर भी नहीं, 82 में। हुआ था उसका। हेलो, हाँ, गुलिया गुलजार के कोर्स हुए, रिवाइव हुए। रिवाइवल कब था? मेरे आने के बाद मैंने गुलिया गुलजार किया है। नो, इन 81 मैंने तो किया है। तुमने तो, हाँ तो तुमने किया ही होगा, लेकिन 82, उसके 84। बाद 81 के बाद वो रिवाइव नहीं हुआ। बोलती बंद वाज इन 82 एंड आला अफसर इन 82 ऑल्सो। तो ये प्लेस भी बाद में रिवाइव नहीं किए हम लोगों ने, बट 81 का 83 है, ये 83। ये देख लें फिर ये बातचीत करें। हाँ, जी। बिकॉज दीज आर एज पर दिनेश जी रिकॉर्ड जो उन्होंने बना के छोड़ी है ना, सो उसमें से मैंने लिए हैं। एंड फिर कमला भी ओपन, विच वॉज अ वेरी कंट्रोवर्शियल प्ले इनका, विजय तेंदुलकर का। एंड बहुत ऑल काइंड ऑफ फीडबैक वी गॉट फॉर दिस प्ले जब इट ओपन इन 82। ब्रिक बोकेज एंड ब्रिक बैट्स बहुत कुछ मिला था। एंड ये प्रिया तेंदुलकर का प्ले, आई मीन प्रिया तेंदुलकर, विजय तेंदुलकर daughter had acted in this play the first time, and we revived it again in 2000, because in 2000 we had done the year of Tendulkar. We had declared Vijay Tendulkar as the playwright of the millennium, और उनका हमने उनके ही सारे प्लेस किए थे 2000 में। तो तब हमने कमला फिर से रिवाइव किया था with a different cast. Of course Dinesh ji was common and he directed both the productions. And this Can I is now. interrupt? No, you Hello, cannot can I interrupt. interrupt? You speak when we call you. We call upon you to speak. Okay, शंकर, तुम बताना तब अपने ये सब पॉइंट स्टोर करके रखो। खामोश अदालत जारी है was opened in 1983, and you can see Shankar, there's a little boy over there in that first black and white photograph. And then we revived it again in 1993 and again in 2000. सो इसके बहुत सारे शोज हम लोगों ने किए थे। आई थिंक खामोश अदालत जारी है कि टोटल अमाउंट ऑफ अबाउट 600 शोज हो गए हैं। जब हम करना बंद किया तब तक 600 शोज हो गए थे खामोश अदालत जारी है के। देन इन 84 वी हैव सबसे बड़ा सवाल। नहीं, उसके पहले सॉरी, एक स्लाइड मिस हुई। ये this was an extravagant production and this was directed by Bansi Kaul, सखावत की दावत in 1984। और 1983 में हमने कछुआ खरगोश भी किया। अनफॉर्चुनेटली उनकी उसकी कोई फोटोग्राफी नहीं मुझे मिली। एंड देन इन पगला घोड़ा ऑल्सो वाज डन इन 1984। तो एक्चुअली 50 साल में हर एक साल में एक एक प्ले किया गया है नया, और कुछ सालों में कुछ 3-4 प्रोडक्शंस हुए हैं नए, बाकी जो पुराने प्रोडक्शंस थे वो भी चल रहे थे। सो इन 1984 वाज अपना अपना, एंड सॉरी 1984 वाज सबसे बड़ा सवाल एंड सपने एंड अनदर प्ले, एंड अपना अपना वाज इन 1985। दीज प्लेज ऑल्सो बाद में हम लोगों ने इनको रिवाइव नहीं किया था। ये तभी 84-85 का ही सिलसिला रहा। से इसमें आप नीतीश भारद्वाज को भी देख रहे हैं, जो कि बाद में कृष्ण बने एंड डिड महाभारत। वो रामानंद क्या अपना चोपरास का महाभारत जो था फेमस, उसमें नीतीश भारद्वाज वो बने थे कृष्ण। सो ही डिड अपना अपना विद अस इन 85। इन 1985 Anji was also opened,
एंड अंजी एक ऐसा प्ले था जो बहुत ही मुश्किल प्ले था, दिल्ली में भी किया गया, उसके भी ज्यादा शोज नहीं, ओरिजिनल मराठी में भी इसके शोज हुए जो 6-7 शोज होकर बंद हो गए, और हम लोगों ने इसके 700 से ज्यादा शोज किए हैं अंजी के। तो पहले विजय तेंदुलकर डॉटर प्रिया तेंदुलकर वो करती थी इसमें मेन रोल, एंड शी कंटिन्यू टू डू दिस फॉर अ लॉन्ग वाइल, जब तक कि उनकी रजनी, रजनी एक सीरियल था, उनकी पर्सनालिटी रजनी में बहुत छा गई, एंड देन शी डिडंट हैव टाइम, एंड देन आई थिंक मीनाक्षी जी हैड डन, एंड देन इट वाज रिवाइव्ड अगेन इन 1993 व्हेन आई हैड डन दिस प्ले, एंड फिर वी ऑल्सो डिड अ होल नंबर ऑफ शोज। अतुल भी था उसमें, बाद में अतुल ने, दिनेश जी के जाने के बाद अतुल ने मेन रोल किया इसमें, दिनेश जी वाला रोल किया, तो इसके आज तक हम लोग, मतलब पिछले 2 साल के पहले तक इसके शोज हम कर रहे थे। अब हमको लग रहा है दैट वी आर गेटिंग टू ओल्ड फॉर दिस, सो वी हैव स्टॉप डूइंग दिस प्ले। सो इन 1985 86 वी डिड रक्त बीज, रंग बजरंग एंड आज रात। आज रात के भी शोज पहले हो चुके थे, और ये 1986 का एक्चुअली रिवाइवल था, एंड रंग बजरंग का भी जो मैंने किया, जिसकी फोटो हमें मिली, वो भी रिवाइवल था, इससे पहले भी ये ओपन हो चुका था। जो फोटो है ये आई थिंक 1994 या 95 की है, और 1986 में ये 3 प्लेज एक्चुअली अंक ने किए थे। फिर 1987 ऑल्सो 2 प्लेज हुए थे, भागम भाग और जाने न दूंगी। भागम भाग वॉज आउट एंड आउट कॉमेडी, इट वॉज एन अडेप्टेशन ऑफ रन फॉर योर वाइफ, तो इसके भी बहुत सारे शोज हुए थे। इनफैक्ट 1994 का एक साल था जिसमें हमने सिर्फ भागम भाग किया इन वेरियस थिएटर्स इन बॉम्बे, बहुत सारे थिएटर्स में, जहां हमने पहले कभी नहीं किया था, वहां भी जाकर हमने भागम भाग किया। सो वी वर फेयरली सक्सेसफुल, बट इट वॉज डिफिकल्ट टू कंटिन्यू इन डिफरेंट थिएटर्स अदर देन पृथ्वी। तो फिर 94 के बाद हमारे भागम भाग के शोज नहीं हुए। सो इन 87 आपस की बात वॉज ओपन बाय दिनेश जी, और अभी तक अब हमने उसका फिर से रिवाइवल किया है आपस की बात का इन 2025। आपस की बात का प्ले भी काफी चला, 87 में भी, उसके बाद भी काफी चला, और मतलब चलता ही रहा अलग अलग एक्टर्स के साथ। और 2025 में उसको हम रिवाइवल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने उसका फॉर्मेट चेंज कर दिया, स्टोरीज जो चेकॉफ की स्टोरीज पे बेस्ड था, वो स्टोरीज थोड़ी सी बदल दी। तो अब जो हम 2025, इनफैक्ट इसका शो है अभी 4 जुलाई को ऑल्सो, इन अ स्लाइटली डिफरेंट फॉर्मेट, एंड दिस टाइम इट आई हैव डायरेक्टेड द प्ले, and Tughlaq was opened in 1988, and this was really a path-breaking play because इसके दिनेश जी ने खुंदस बांध ली, और इसके लगातार 1 महीने तक पृथ्वी में इसके शोज किए, एवरी डे फॉर 30 days इन पृथ्वी तुगलक was performed, and there was no shortage of audience. I mean, that was a real blessing. And फिर तुगलक के शोज हम लोगों ने कलकत्ता में भी किए, तुगलक को हम वापस रिवाइव नहीं कर पाए। इन 89 चंपाकली हुआ था, एंड चंपाकली भी 89 और 90 में ही हुआ शायद, उसके भी बहुत ज्यादा शोज नहीं हुए। देन वी डिड तुम क्या जानो प्रीत, आजर का ख्वाब 1990 में ओपन किया था दिनेश जी ने, फिर इन 1994 में उसको तुम क्या जानो प्रीत के नाम से उन्होंने रिवाइव किया था। महाभोज वॉज अनदर प्ले विच वॉज ओपन इन 1990। महाभोज ऑल्सो वी डिड नॉट रिवाइव लेटर। 1991 में हद तेरी किस्मत, वो भी विजय तेंदुलकर का नाटक था, 2 कैरेक्टर प्ले था। आई थिंक प्रोबेबली द फर्स्ट 2 कैरेक्टर प्ले दैट दिनेश जी हैड डन वाज हद तेरी किस्मत, और लोग थे उसमें बट मेनली 2 कैरेक्टर्स थे। एंड 1992 में हमने मौसम सुहाना किया, 91 92 में अदल बदल भी हुआ। सो अदल बदल इनफैक्ट वाज माय फर्स्ट प्रोडक्शन विद अंक। बहुत दिनेश जी की इच्छा थी बहुत सालों से कि कन्यादान, जो विजय तेंदुलकर का एक बहुत पसंदीदा प्ले था उनका, कि मैं कन्यादान ओपन करूं, पर somehow right characters, he was not getting the right actors to be part of the group,
और 1990 में व्हेन आई ज्वाइन 91 में व्हेन आई ज्वाइंड अंक, उसके बाद somehow he felt कि he's got the right number और the right type of actors, और उन्होंने फाइनली 1992 में कन्यादान ओपन किया। कन्यादान के भी बहुत सारे शोज हुए एंड आई थिंक वी रैन इट फॉर द ऑलमोस्ट 10 years। दिनेश जी के जाने के बाद ऑफ कोर्स वी कुड नॉट डू कन्यादान अगेन। एंड तेरे प्यार में वाज अ मर्डर मिस्ट्री विच वाज रिटन बाय अगाथा क्रिस्टी की मर्डर मिस्ट्री थी, विटनेस फॉर द प्रोसिक्यूशन, विच दिनेश जी अडेप्टेड एज तेरे प्यार में। सो सेकेंड हाफ वाज कंप्लीट कोर्टरूम ड्रामा विद कंप्लीट सरप्राइजिंग पंच एट द एंड। ये भी बहुत, ये हमारा अंक का फर्स्ट मर्डर मिस्ट्री प्ले था एंड इट ऑल्सो रैन टू वेरी गुड हाउसेस। Can we go slightly faster? Yeah. There's very little. We are just coming toward now. 1995 we had opened आधे अधूरे, और फैसला आपका another story of courtroom drama था, and हमेशा was the first actual जिसमें सिर्फ ही दो ही कैरेक्टर्स थे पूरे प्ले में, which was an adaptation of Same Time Next Year. Atmakatha was a very popular play, and we were really happy to perform this. And it was a serious play, but we got good audiences for this as well. Jiya Jaina opened in 1999 and Hum Dono in 2002. Hum Dono we were able to revive again in 2023 and which is still running. Then in एक लड़की पांच दीवाने हमने 2002 में ओपन किया था, एक लड़की पांच दीवाने मुद्रिका रहस्य, और यह देवेंद्र राज अंकुर के निर्देशन में हुआ था। ये कहानी का पहली बार अंक ने कहानी का रंगमंच किया था इन अंकुर जी स्टाइल। उसके बाद वी हैव जिस लाहौर ने देखा एंड महानिर्वाण इन 2003। महानिर्वाण वाज ऑफ कोर्स अ म्यूजिकल जिसके हम ज्यादा शोज नहीं कर पाए, बट जिस लाहौर के हम लोग 410 शोज कर पाए हैं वो अभी भी चल रहा है। टोपी शुक्ला वाज अ प्ले वी ओपन इन 2006, चाबी इन 2004। टोपी शुक्ला के बहुत ज्यादा शोज नहीं हुए, चाबी के काफी शोज हम कर पाए थे। एंड in 2006 मित्र was the last play that दिनेश जी acted in। प्रश्न पांचाली दिनेश जी ने डायरेक्ट किया था 2010 में, which was अंक्स फर्स्ट सोलो प्ले। रविंद्रांजलि दिनेश जी का लास्ट डायरेक्टोरियल प्रोडक्शन था इन 2012। देन 2013 में मित्रो मरजानी अगेन अंकुर जी हैड डन फॉर अस एंड विच वाज अगेन कहानी के रंगमंच पे बेस्ड। बजाज साहब का प्ले हम लोगों ने 2014 में किया, काम्या, और अशोक मिश्रा डायरेक्टेड अटके भटके लटके सुर फॉर अगेन these were two solo shows which were directed by Ashok ji. Then in 2017 we opened बस तुम और हम, जो वीना बख्शी जी ने किया था, एंड एक चिल्ड्रंस प्रोडक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम अंक डिड ए चिल्ड्रंस प्रोडक्शन कॉल्ड अकल की पुड़िया डायरेक्टेड बाय निवेदिता बौठियाल। फिर हमारी नीता की शादी ओपन इन 2019 अगेन डायरेक्टेड बाय वीना बख्शी, एंड अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2023 अंक डिड अ इंग्लिश प्ले। वो बीच में जो 2-3 साल मिस हो गए थे वो हमारे लॉकडाउन के साल थे जिसमें हम कोई प्रोडक्शन नया कर नहीं पाए थे। फिर Much Ado About Nothing we did as an English play, Shakespeare's play in 2023, and we come to 2025 now जब हमने सीता वनवास ओपन किया, नया प्ले जो हमारा अभी तक चल रहा है, उसके हम 14 शोज कर चुके हैं। That's it from me for the slide show. थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया प्रीता जी इस स्लाइड शो के लिए। और ये नंबर जो आप बता रहे हैं ना, 700 शोज, 600 शोज, ये तो हिंदी प्रदेश में हम सोच ही नहीं सकते कि इतने भी शोज हो सकते हैं। तो बॉम्बे में रह के जहाँ पे ज्यादातर मराठी थिएटर की परंपरा है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। चलिए मैं और समय नहीं लेती, आज के वक्ताओं के नाम बताती हूँ। प्रीता माथुर, वो इस प्रोग्राम को कंडक्ट करेंगी। जो और लोग हैं, नरेश सूगी, ब्रिजभूषण साहनी शायद आए नहीं है, मैंने कम से कम नहीं आ पा रहे हैं शायद वो। और हरित ध्रुव भी शायद नहीं आए हैं।
नहीं। हाँ, शंकर अय्यर जी, वेद थापर, जाहिद अली, अतुल माथुर व अमन गुप्ता। तो अब आपके हाथ है पूरा पैनल। हम चाहेंगे कि आप सबसे थोड़ी थोड़ी देर बात करें, और फिर थोड़ा समय अगर और भी कोई लोग जुड़े हैं जिनके इसमें नाम नहीं है तो वो भी अपनी बात कह सकते हैं। हाँ, सो जैसे हमने बताया कि 1976 में भी स्टार्टेड, अंक वो स्टार्टेड, एंड तब दिनेश जी के कुछ बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे, जो अब नरेश जी आपको उसके बारे में बताएंगे। पर ये एक बड़ा चैलेंज था कि जहाँ पर हिंदी थिएटर का बिल्कुल बहुत कम शोज होते थे। सत्यदेव दुबे जी ही वॉज देयर इन द फर्मामेंट एट दैट टाइम, एंड इप्टा था, इप्टा के हो शोज होते थे, और इप्टा का एक एजेंडा था जिसको लेकर वो चलते थे। और मराठी और गुजराती थिएटर का तो बॉम्बे में बहुत एक ट्रेडिशन सा था, पर वहां पर हिंदी थिएटर को अपनी जगह बनाना इजी नहीं था, क्योंकि हिंदी थिएटर के पास कोई परफॉर्मिंग स्पेस भी नहीं थी। जैसे मराठी थिएटर वाज परफॉर्मिंग इन अपना शिवाजी मंदिर, दीनानाथ मंगेशकर, उनका थाने में तीन चार जगह उनकी फिक्स थी जहां मराठी थिएटर ही होता था। अगर वहां जाके आप हिंदी थिएटर करते तो आपको ऑडियंस बिल्कुल नहीं मिलती। और जहाँ गुजराती थिएटर छबिलदास वगैरह में हो रहा था, आईएनटी में हो रहा था, वहां भी हिंदी थिएटर को जाकर एज अ थिएटर कंपनी जाकर परफॉर्म करना वाज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, बिकॉज द फाइनेंसेस डिड नॉट अलाउ इट। तो जो हमने अंक जब शुरू हुआ, तो यहाँ वहाँ थिएटर मतलब शोज हुए, आईएनटी की मदद मिली। 78 में जब पृथ्वी थिएटर ओपन हुआ, और वो भी जेनिफर जी और शशि कपूर जी का ये मानना था कि यहाँ पे हमें ज्यादा से ज्यादा हिंदी थिएटर करना है, तब हुआ कि हिंदी थिएटर को एक एड्रेस मिला, एक परफॉर्मिंग स्पेस मिली, और हिंदी थिएटर का एक मतलब जर्नी शुरू हुई। ऑल ऑफ हिंदी थिएटर बिगैन। आप अगर हिंदी थिएटर इन बॉम्बे की हिस्ट्री में भी देखने जाएंगे तो आपको 1978 के बाद ही उसमें रवानगी दिखेगी, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप्स आए जिन्होंने परफॉर्म किया पृथ्वी में उस समय। तो मैं नरेश जी से पहले बात करना चाहूंगी कि जब अंक बना तो दिनेश जी के साथ नरेश जी थे, ब्रिजभूषण साहनी थे, माखीजा साहब थे, मीनाक्षी ठाकुर जी थी, और हरित ध्रुव थे। तो मैंने नरेश जी और हरित ध्रुव जी को तो बुलाया था, पर नरेश जी तो आ गए। नरेश जी, आपसे हम सुनना चाहेंगे कि किस तरह से आप लोगों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि अंक को की शुरुआत करनी है। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं आपके लिए जरा ताली बजाना चाहता हूं, क्योंकि आपने 50 साल तक जो पहुंचाया है इस थिएटर को, ये बहुत बड़ी एक चैलेंज था जो आपने बहुत खूबसूरती से निभाया है। और कितने थैंक शोज यू। किए हैं, जो कीर्ति जी भी कह रही है कि इतने शोज हम सोच ही नहीं सकते। उसके लिए भी श्रेय जाता है आपकी टीम और आपको। तो बिग क्लैप फॉर यू ऑल। थैंक यू नरेश जी। तो अभी जो शुरुआत की बात कर रहे हैं, तो पृथ्वी थिएटर तो मतलब कि जब शुरू हुआ था, तो उस वक्त मैं मजमा ग्रुप में कर रहा था, और साथ में दिनेश के साथ में मैं जोड़ रहा था। और पृथ्वी थिएटर का ओपनिंग भी हमारे मजमा ग्रुप से ही हुई। इनॉग्रल शो जो किया हमने उद्ध्वस्त धर्मशाला का। तो उसके बाद जब अंक भी पूरी तरह से फॉर्म में आएगा, तो पहले आईएनटी के साथ मिलके हमने किया बाकी इतिहास। वो इसलिए आईएनटी ने किया क्योंकि हमारे पास अपना कोई वजूद था नहीं। और यहाँ पे, और हम दिनेश जी से कैसे जुड़े, दिल्ली से जुड़े हुए थे हम सब के सब। एंड फॉर द इंफॉर्मेशन आई विल से, माय थिएटर पे पहली रिहर्सल मेरी दिनेश जी ने ली थी। तो मेरे लिए मतलब कि वो उस लेवल पे थे और मैं इस लेवल पे था तब। और वहां से हमारी शुरुआत हुई, और फिर हमने साथ में मतलब कि देशांतर ग्रुप में जैसे मैं काम कर रहा था उस वक्त, और दिनेश जी भी वहां आते रहते थे। और भाई इसीलिए रजनीगंधा में भी उनकी वजह से हम आ गए, और इस तरह से जुड़े रहे। और जब बम्बई आए तो फिर नेचुरली हम आके मिले और कहा कि यार कुछ करते हैं हम थिएटर वगैरह। और फिर इन्होंने जैसे पहले ऑलरेडी थोड़े बहुत किए थे, फिर इनको आईएनटी का जो ऑफर आया, तो उसके बाद हमने बाकी इतिहास इन्होंने जो तय किया, तो हमने सबने जुड़ के वो किया शो। और वो जो शो किया, उस शो देख के जो रिस्पॉन्स आया हमें, और फिर पता लगा कि अगर हम किसी के लिए कर रहे हैं तो हम फिर ठन ठन गोपाल रहेंगे, हमें कुछ नहीं मिलने वाला। तो फिर सबने मिलके कहा कि व्हाई नॉट वी फॉर्म अ ग्रुप, जिसमें उस वक्त दिनेश जी, मीनाक्षी जी, सानी साहब, माखीजा साहब, मैं, हम सब ने मिलके फिर सोचा कि हम कैसे करें। फिर अंक नाम भी शुरू हुआ।
तो अंक के कई मायने निकले, जैसे सानी साहब ने उसको एक नाम दे दिया, आओ नाटक करें। तो इस तरह से अंक के बहुत मतलब निकलते हैं। तो यही उसकी रेंज है, और वैसे ही आप प्लेस कर रही हैं, सब तरह के प्लेस कर रही हैं। तो ये हमने मतलब शुरू कर दिया, तो बाकी इतिहास शुरू हुआ उससे। एंड वी गॉट फेयरली गुड रिस्पॉन्स, एंड हमारी ऑडियंस बननी शुरू हो गई। और जैसे ऑडियंस बननी शुरू हुई, उसके साथ साथ फिर हमने भी सोचना शुरू किया। और शुरू में ऑडियंस नहीं बनती थी, तो हम जाकर घरों में जाकर टिकट बेच के आते थे कि ये हमारा शो है, ये देखिए। अपने जितने लोग थे इन्वॉल्व हुए थे बाद में, सब जाते थे। सरवर खान भी उसमें थे। तो जाके, तो इस तरह से शुरू हुई। और उस वक्त अंक पृथ्वी थिएटर में कोई ऐसी रेट नहीं था टिकट का। जो जितना डाल दे वो मान लेते थे हम कि भाई हमारी कलेक्शन हो गई। तो इस तरह से लोग जुड़ने शुरू हो गए, ऑडियंस भी आनी शुरू हो गई। फिर धीरे धीरे सिस्टम बना टिकट का। फिर उसके बाद एक नंबर ऑफ सीट्स का, पहले तो बैठ जाओ जितने बैठ जाओ ऐसे हो जाता था। तो कई बार ओवर क्राउडेड भी हो जाता था पृथ्वी थिएटर। अच्छा, फिर वी स्टार्टेड गोइंग आउट, एंड वी अब नए प्लेस करने हैं तो कैसे करें, तो हमने फिर ब्रोशर बनाने शुरू किए। जैसे कीर्ति जी ने पहले भी डिसाइड बात की है कि वो भी नटरंग में उसके बनाते हैं ब्रोशर। ब्रोशर इज द थिंग। वो ब्रोशर किसी को ऐड का मतलब फायदा नहीं होता, वो हमारे लिए मेहरबानी करते हैं, अच्छा यार हमारे से हमारा ये ले लो, तो ये आधा पेज हमारा, पौना पेज हमारा, ऐसे करके हमको ब्रोशर बनने में तो थोड़ा फंड वहां से आते थे। फिर उसके बाद हमारे पास थोड़ी ऑडियंस ऐसी इकट्ठी हो गई कि हमें लगा कि अब थोड़ा मेंबरशिप बनाते हैं, ताकि ये लोग हमेशा रेगुलर आते रहें। तो हमारे काफी फिर नंबर भी हो गए। आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट नंबर कि कितने काफी मेंबर बन गए थे उस पीरियड में। हमारे लिए काफी फंड्स भी इकट्ठे हो गए थे, जिससे हम नए शोज करने शुरू हो गए, नए प्लेस करने शुरू हो गए। तो इस तरह से भी ये सारे प्लेस के नाम तो गिनवाई दिए आपने, जो हमने उस वक्त किए थे। उसमें एक पगला घोड़ा आपका रह गया, पगला घोड़ा भी था उसमें एक। जाति पूछो था, और पगला घोड़ा, और इस तरह से बाकी नाम तो हमने सब गिनवा दिए उसमें। तो ये सारे किए। तो हमने कुछ, मेरी एसोसिएशन जो रही अंक में, वो 6 साल तक रही। मेरी, सानी साहब की, मखीजा साहब की, और ध्रुव, ये सब 6 साल तक। ध्रुव हमारे साथ जुड़े, और वो बहुत ही स्ट्रांग टेक्निकल हैंड बन गए हमारे। लाइटिंग करते थे, म्यूजिक संभालते थे, और वहां से वो बैठे बैठे बता भी देते थे कौन कितना क्या गड़बड़ कर रहा है, ताकि कोई आदमी ठीक करे। तो एक ट्रू, जिसे कहते हैं, क्रिटिसिज्म मिलता था उससे। तो ये बहुत ही एक उस वक्त पृथ्वी थिएटर में भी बहुत अपनापन था सब। इट वॉज नॉट दैट प्रोफेशनलिज्म कि कमर्शलाइज हो गया और ये हो गया। प्रोफेशनलिज्म थी, कमर्शलाइज नहीं था उतना मामला। तो पृथ्वी थिएटर में बहुत मतलब सेट भी हम वहीं छोड़ देते थे पीछे, क्योंकि तब इतने ज्यादा ग्रुप नहीं थे। तो वो भी हमें सहूलियत मिलती थी, क्योंकि इतनी जगह थी नहीं हमारे पास, ना पैसा था इतना। रिहर्सल भी हम कभी एक कोने में, कभी दूसरे कोने में, कहाँ कहाँ करते रहे। फिर बाद में हमको इनके दिनेश जी के घर के पीछे ही एक पुराने टाइप के हाउसेस थे, पठारे प्रभु। तो वहाँ वो हमको मिल गया किराए पे। तो इट बिकेम वेरी कन्वीनियंट टू स्टार्ट रिहर्सल रेगुलरली देयर। तो इस तरह से काफी मतलब 6 साल की जर्नी हमारी रही है। लेकिन 6 साल से ज्यादा तो 44 ईयर जर्नी आप लोगों की है, विच इज ह्यूज। हमारी तो सिर्फ, हमने तो बीज बोया, आपने बीज सींचा, और उसको बहुत बड़ा पेड़ बना दिया। तो अब मेरी 6 साल तक की क्यों रही, मैं इतना ही कहूंगा, डेस्टिनी ब्रॉट अस टुगेदर, डेस्टिनी मेड अस गो अवे। रीजन कुछ भी हो सकते हैं, कई तरह के हो सकते हैं। लेट अस नॉट गेट टू इनटू इट, not to go into it. And I take it that way, in a very positive way. Destiny is the main thing. Destiny today, Destiny has brought Kirti Jain face to face to me after so many years. आपसे पहले मैं उनको मिल चुका था, मैं पहले आ चुका था। एंड मैंने कहा अरे अच्छा, हम इतने सालों बाद मिले हैं आज। एंड डेस्टिनी ब्रॉट किरण भटनागर ऑल्सो आफ्टर सो मेनी इयर्स। आफ्टर लीविंग अंग, मैंने किरण के साथ एक प्ले किया है, रोड टू मैका, जिसमें किरण हमारी हीरोइन थी। और हमने वो प्ले की काफी शोज किए। हर डॉटर बनी, शी डायरेक्टेड द प्ले। सो दिस जर्नी गोज ऑन एज पर डेस्टिनी ऑल्सो। सो नाउ आई विल लाइक द person who has made this seed to a tree come out with more details. हाँ, तो मैंने एक्चुअली दिनेश जी से पूछा था तब भी,
बाद में भी कि आप लोग प्लेस चुनते कैसे थे, और ये हाँ हाय मेरा का भी कैसे ये आइडिया आया। हाँ तो हाँ। हाय मेरा दिल जो है, ये शुरू किया था कि चलो थोड़ा सा एक लाइट को प्ले करें ताकि ऑडियंस ज्यादा आए, क्योंकि पगला घोड़ा बाकी इतिहास ये सब करो तो आपको ऑडियंस लिमिटेड मिलती है। तो जब हाय मेरा दिल किया तो वी वर लुक डाउन अपॉन दिस, कि अरे ये क्या दिनेश क्या कर रहा है तू, ये क्या है मेरा दिल, ये टुडे दिस प्ले इज स्टिल रिमेम्बर्ड एंड स्टिल ब्रिंगिंग कैश। यस। सो एक्चुअली उस समय ऐसा भी हो गया था कि जो ग्रुप्स आए थे, मतलब बहुत सारे लोग एनएसडी से भी उस वक्त आए थे बॉम्बे में, एंड देवर, जैसे आप कह रहे हो सूरी साहब, आप मजमा में यू हैड ऑल दीज पीपल फ्रॉम एनएसडी एंड ऑल दैट हु वर वांटिंग टू डिस्प्ले देयर टैलेंट्स, सो दैट दे वुड गेट वर्क इन फिल्म्स। एंड उस समय तो फिल्म्स ही थी, सीरियल्स थे नहीं। तो एक्चुअली थिएटर हैड बिकम काइंड ऑफ अ स्टेपिंग स्टोन एट दैट टाइम फॉर या गेटिंग इन। और दिनेश जी का एक अलग ही कहानी थी कि वो आए थे बॉम्बे में बिकॉज फॉर फिल्म, ही वॉज कॉल्ड फॉर फिल्म, he was called because he was cast in a film, and when he came to Bombay and he started getting work, then उन्होंने सोचा कि यार मैं फिल्म तो कर रहा हूँ ठीक है, लेकिन ये थिएटर जो है ना वो असली चीज है ना, उसको जारी रखना है। इसीलिए उन्होंने फिर ये बना के अपना ग्रुप बनाया। पर थिएटर, हिंदी थिएटर वाज कंसिडर्ड समथिंग बहुत बोझिल, बहुत इंटेलेक्चुअल चीज, जो मोस्ट ऑफ द ऑडियंस के सर से ऊपर गुजरने वाली। और पृथ्वी थिएटर में भी हालांकि 200 250 सीट्स से ज्यादा थी नहीं, फिर भी हम जैसे शो में 15 लोग अगर स्टेज में है तो 5 लोग ऑडियंस में, ऐसी हालत होती थी। हुआ तो दे हुआ डिसाइडेड कि कोई, बाकी हाँ, इतिहास में हुआ है। तो ऐसा उन्होंने सोचा कि एक प्ले करना चाहिए जिससे एटलीस्ट पहले ऑडियंस अंदर तो आए, समझे हाँ, कि हिंदी थिएटर भी मजे की बात है, ये नहीं कि बहुत बोझिल और डीप गंभीर चीज है। इंटेलेक्चुअल तो एक्सरसाइज नहीं है सिर्फ। हाँ, सो दैट इज व्हाई हाय मेरा दिल वाज डन, एंड इट रियली पेड डिविडेंड्स। हाय मेरा दिल की वजह से हम लोग आत्मकथा, महाभोज, कन्यादान, ये सब मोर प्रोफाउंड स्टफ कर पाए। I would ask Shankar Iyer to join in now because Naresh ji, Sani Saab, and Makija Saab, for that, after 6 years, they left the group, and there were other मीनाक्षी people. और I think Shankar was there at that time, है ना? Shankar was हाँ, already there with Well, Ankit. ये Shankar, आगे बढ़ा सकते हाँ हैं वेल, कहानी आप? बिल्कुल। मैं आया 83 में। आई वॉज कॉल्ड फॉर जाति पूछो साधु की, एंड द फर्स्ट शोज वेयर इन पृथ्वी। द फर्स्ट टाइम विजय तेंदुलकर फेस्टिवल 83 फेब में किया गया। 3 प्लेस पे जाति पूछो साधु की, जो पहले कर चुके थे वो लोग, नरेश सूरी एंड राजेश पुरी कर रहे थे। उसमें कमला था, चारुशीला साबले कर रही थी प्रिया के पहले, एंड खामोश ओपन किया था, खामोश अदालत जारी। एंड दैट सेम ईयर आफ्टर दिस फेस्टिवल वी डिड बोलती बंद, जो अतुल के डैडी ने अडेप्ट किया था मोलियर का। देन कछुआ खरगोश, यू मिस्ड 2 प्लेस। आला अफसर मेरे से पहले कर चुके थे, मेरे आने के बाद भी रिवाइव किया, मैंने खुद भी किया आला अफसर। नहीं, दैट वो वाज अ दैट बिग वाज नॉट प्रोडक्शन। रिवाइव्ड, दैट वाज अ कंटिन्यूअस प्रोडक्शन, मतलब उसी के हाँ, शोज चल रहे कंटिन्यू थे। हाँ, रिवाइवल नहीं था। रिवाइवल नहीं था, दैट वाज अ बिग प्रोडक्शन, म्यूजिकल, लाइव हाँ, म्यूजिक एकदम। दैट वाज रियली अ बिग प्रोडक्शन। एंड यू मिस्ड अलबेला अलबेली आल्सो। अलबेला अलबेली है, लिखा है, लेकिन वी डिडंट हैव एनी फोटोग्राफ्स ऑफ अलबेला अलबेली। अच्छा, ओके। हाँ, तो उसके बाद से तो 84 के बाद से तो भयंकर शोज, मतलब महीने में 8-10 शोज बॉम्बे में, टूरिंग 3-4 हो जाता था साल का। वी वर मतलब मैडली इनटू थिएटर। एक बार तो हम लोग कौन सा तो प्ले करके आए कलकत्ता से। जिस दिन आए नेक्स्ट डे एनसीपीए, बड़ा वाला एनसीपीए में शो था, और उसके नेक्स्ट डे फिर कलकत्ता गए फॉर सम अदर ग्रुप। कैन यू बिलीव इट? तो दैट वाज अ ग्रेट ग्रेट 83 से लेके 94 तक आई वाज मैडली इन्वॉल्व। 91 टू बी प्रिसाइज, 94 तक किया वैसे। बट वो जो 8-10 साल है, अनफॉरगेटेबल, अनफॉरगेटेबल। and बहुत। you must share, Shankar, that when you came, actually you were not even able to speak Hindi very well at that time. I think Shankar is a South Indian. दैट वे ऐसा नहीं है। हाँ, उर्दू के ये सीखे डेफिनेटली दिनेश, क्योंकि आई हैड ऑलरेडी डन ए 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स, एंड आई हैड डन सुनो जन्मे जाए, अंधों का हाथी,
मराठी प्लेस वहां शोज करके आया था डिप्लोमा के कमलाकर सोनटके के अंदर. So after 82, when I passed out, I wanted to join a group. So I had three choices: इप्टा, एकजुट एंड अंक. अंक वॉज नंबर वन इन दैट. अंक के दो प्लेस मैं टीवी में देख चुका था उस टाइम में, मतलब बिफोर ज्वाइनिंग अंक. जाति पूछो साधु की एंड बीवियों का मदरसा. एंड मैं अपने पैसे से टिकट लेके एक ही प्ले देखने आया था तभी फर्स्ट टाइम पृथ्वी में. दैट वॉज आला अफसर, दिनेश जी का. तब मैंने देखा इतने लोग हैं यार, अपनी एंट्री होएगी नहीं होएगी. मैंने बोला देखो, एकजुट में चांस कम है, मैं एनएसडी का नहीं हूँ. इप्टा में चांस कम है क्योंकि वो बहुत हाई इन्फ्लुएंशियल लोग हैं. ये जो ग्रुप सही लग रहा है, दिनेश ठाकुर का ग्रुप. इसमें साउथ इंडियन, अनंत महादेवन था ऑलरेडी. साउथ इंडियंस लोग भी है, मतलब ये आदमी एंटरटेन करेगा साउथ इंडियंस को. हालांकि मैं कर चुका था, मुझे लैंग्वेज की वैसे प्रॉब्लम नहीं थी. इनफैक्ट हाँ, ये है कि आने के बाद उर्दू जो खुदा, खुशबू, वो सब नहीं अवेयरनेस था उतना. क्योंकि ये जो कीर्ति जी की शायद सुनो जन्मे जय, नेमी चंद्र जैन का एडेप्टेशन था, वो प्ले किया था मैंने. अंधों का हाथी किया था उसको. तो वैसे हिंदी की वैसे प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि मैं एक्सेंट है, वैसे प्रॉब्लम नहीं थी. इट वॉज अ ग्रेट जर्नी, ग्रेट. आई वॉज वेरी लकी टू सी. आई कंसिडर दिनेश ठाकुर एज माई प्रोफेशनल गुरु. ठीक है, थिएटर गुरु कमलाकर सोनटक के सर है. दिनेश जी प्रोफेशनल गुरु, हाउ टू फेस द ऑडियंस, हाउ टू वो टाइमिंग वाइमिंग, कॉमेडी की टाइमिंग, मतलब लर्न ए लॉट ऑफ कोर्स दिनेश जी के साथ. एंड दिनेश जी के साथ तो दूसरे एस्पेक्ट्स ऑफ थिएटर, लाइट, जैसे आई यूज टू डू लाइट्स. जिस प्ले में एक्टिंग नहीं करता था या जिसमें करता भी था, आई यूज टू डबल अप एज द लाइट मैन. मैंने बहुत बहुत लाइटिंग की है. अंजी का ओपनिंग शो विदाउट एनी टेक्निकल रिहर्सल, ओपनिंग शो एनसीपीए बिग थिएटर, लाइट्स मैं ही करता था अंजी. तो तो दिनेश जी was काफी also कुछ सीखा. doing a lot of adaptations because दिनेश जी को ये लगता था कि हाँ हिंदी हाँ में तो हाँ. है बहुत सारे मैंने तो दिनेश जी के साथ मिलके, हम लोग क्या, दिनेश जी बोलता था रुक जा. हम लोग दिनेश जी रात को डिक्टेट करते थे और मैं हाथ से लिखता था. फिर 2-3 बजे नींद आती थी, वो कॉफी बना के देते थे. ऐसे मेरे ख्याल से 10-15 प्लेस अडेप्ट किए होंगे दिनेश जी के साथ बैठ के. दैट इम्प्रूव माई लैंग्वेज ऑल्सो इन राइटिंग. मेरी राइटिंग काफी इम्प्रूव हुई. दिनेश जी पूछते थे कभी, सर ये इसका ये करेक्ट साउंड कर रहे हैं कि ये करेक्ट साउंड कर रहा है. तो दैट्स अ लर्निंग प्रोसेस फॉर मी ऑल्सो ना. बहुत किया अडेप्ट. रंग बजरंग बोलो, आपस की बात बोलो, आज रात बोलो, ऑल दिस, जाने ना दूंगी, भागम भाग, सपने, अपना अपना यू मेंशन ना, अपना अपना प्ले. या या तो अलबेला अलबेली वाज वेरी सक्सेसफुल प्ले. उसके शोज ज्यादा नहीं हुए एक्चुअली. अनंत यूज्ड टू डू द मेन रोल. एंड आला अफसर, कागज की दीवार वाज रिवाइव्ड इन 83. आई डिड कागज की दीवार. मैं मतलब इतने रेपर्टरी है तो बहुत किए. ऑफ कोर्स देन दैट मेरी जर्नी में 94 के बाद ब्रेक आया. ओके, आई वाज इन एग्जाइल रादर. देन 2003 या 5 में अभी तक चल रहा है विथ यू. ऑफ कोर्स दिनेश जी 12 तक थे. तो थैंक्स टू आलोक माथुर, उसने मुझे वो इमरजेंसी में घुसा दिया 2-3 प्ले में. बीवियों का मदरसा हो, हाय मेरा दिल हो, या अंजी हो, दैट वन आई केम बैक. सो और क्या बोलने का. नहीं, दिनेश जी वॉज अ वेरी वेरी डिसिप्लिन काइंड ऑफ पर्सन एंड लाइक उनका था कि अगर आप दिनेश जी हमारे का साथ और एक थिएटर बात कर है, रहे हैं और तो एक बात बोले. नहीं आई नहीं, एम सेइंग डिसिप्लिन तो थे तभी तो हम ऐसे हैं. व्हाट आई एम देखिए, सेइंग और इज एक कि बात थी. हाँ बट बोलो एक चीज, एक फैक्टर कभी मेंशन नहीं होता है. दिनेश जी अपने एक्टर को ठीक है, जिनको नहीं आता करके दिखाते थे, लेकिन किसी एक्टर को बांधते नहीं थे. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. भागम भाग में आई वाज प्लेइंग दिस इंस्पेक्टर गोरे. मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैरेक्टर को कुछ एक बॉडी लैंग्वेज, कुछ एक अलग स्ट्रक्चर देना चाहिए. कुछ समझ में नहीं आया था. टेक्निकल रिहर्सल के जस्ट 1-2 दिन पहले मुझे समझ में आया. एंड मैंने टेक्निकल रिहर्सल में किया मतलब ये पूरे प्ले में ऐसा शोल्डर है जैसे हैंगर में लटका है आदमी. दिनेश जी ने कुछ नहीं बोला, अच्छा है करो. दूसरा डायरेक्टर होता है तो अपनी तरफ से इम्प्रोवाइजेशन करते. ये नेवर यूज टू स्टॉप. अच्छा लगता है रहने दो, करो.
that way he gave liberty to his actors also. He was strict तो होना ही पड़ता है, एंड उच्चारण के इसमें तो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, हिंदी प्रोनाउंसिएशन में। हम्म। हाँ, इन चैलेंजिंग इज एक्टर्स नोबडी लाइक दिनेश। मतलब हम लोग जब जिस लाहौर नहीं देखा कर रहे थे, आई वॉज प्लेइंग द ओल्ड वुमन। सो पहले मुझे लगा कि ओल्ड वुमन मुझे करना ही नहीं है, बट दिनेश इज इंसिस्टेड कि तुमको ओल्ड वुमन करना है इसमें, जिस लाहौर नहीं देखा मैं। क्योंकि अगर मैं किसी ऐसे सुरेखा सीकरी जी को ले लो, वो आपके साथ करना भी चाहती हैं, शी इज अवेलेबल एंड शी विल बी अ वंडरफुल पर्सन टू हैव इन द प्ले। ही सेड नथिंग डूइंग। मुझे किसी बिग एक्टर को लेना ही नहीं, क्योंकि अगर मैं किसी बिग एक्टर को लूंगा तो मेरा शो 6-10 शोज होंगे उसके और बंद हो जाएगा। सो यू हैव टू गेट इनटू दिस। तो मैंने किया, एंड ऑफ कोर्स आई रीप्ड रिच डिविडेंड्स। बहुत फैंटास्टिक एक्सपीरियंस हुआ मेरे लिए। लेकिन 1 वीक अगेन, जैसे इसको 1 वीक बिफोर द ओपनिंग ही टेल्स मी कि अब तुमने ये सब कर लिया, आवाज में आ गई है वो बात जो आनी चाहिए थी, अब तुम अपना हाथ और पैर भी शेक करो। दे शुड ऑल्सो स्टार्ट शेकिंग, बिकॉज ये औरत इस उम्र की है और इस समय की है। 1947 की बात हो रही है। 70 years इज इक्वल टू 90 years। सो आपका हाथ पैर ना थोड़ा शेक करना चाहिए। सो आई सेड नाउ हाउ कैन आई ब्रिंग दैट। आपने मुझे पहले बोला होता तो मैं उस पर काम करती थी। नथिंग डूइंग, यू हैव टू डू इट नाउ। एंड आई हैड टू डू इट, एंड देन बिकॉज आई हैड टू डू इट, आई डिड इट। सो ये चैलेंजिंग उनका बहुत था। कई बार ऐसा भी हुआ है कि हम लोग का शो ओपन हो गया है, एंड देन शो हुआ, ओपनिंग शो हो गया, नेक्स्ट डे ड्यूरिंग प्रेयर टाइम, बिकॉज हम लोग शोज के पहले एक प्रेयर करते हैं, तो प्रेयर टाइम में ही विल से तुम फलाना इसमें जो तुमने ये डायलॉग तुम इस सीन में बोलते हो उसको काट दो, और तुम ना एंट्री ऐसे लेना, वहां पे जो तुम ऐसे बोलते हो उसको ऐसे बोल दो। एंड देन द एक्टर इज टोटली फ्लस्टर्ड कि ये लास्ट मिनट कैसे मैं अभी चेंज करूं, बट ही सेड नो, नथिंग, डू इट। एंड पीपल यूज टू डू इट। सो ये, एंड कई बार हम लोग भी सजेस्ट करते थे कि दिनेश जी इसको ऐसे कर लें, तो आई माई एक्सपीरियंस कि पहले वो बोल देंगे नहीं ये करना ही नहीं है, जो मैंने कहा वैसे करो। देन नेक्स्ट डे ही विल से कि हाँ तुम कह रही थी कि तुमको इस तरह से करना है, तो ओके ट्राई इट आउट, लेट्स सी, and then we'll decide whether we should keep it or not keep it. But like Shankar said कि he would let you have your own way also. ये नहीं था कि ऐसे ही करना है और ऐसे ही move करना है. But yes, certain things were very fixed in his mind because he would visualize the whole play very clearly in his head. Today when I am directing, I'm trying to emulate what he used to do. मैं देखती थी हर सुबह, जिस दिन रिहर्सल है सुबह बैठ के वो पूरा अपना प्लान कर लेते थे कि आज की रिहर्सल में क्या क्या करेंगे, कौन से सीन पे क्या काम होगा। एंड ही वुड मेक लॉट्स ऑफ ड्रॉ, ही यूज्ड टू ड्रॉ वेरी वेल, तो बहुत अच्छे सेट वेट बना लेते थे, इवन मूवमेंट डिसाइड कर लेते थे। दैट यूज्ड टू रियली हेल्प कि जब द डायरेक्टर कम्स टोटली प्रिपेयर्ड। So Shankar is still with us, still performing and doing very well. And I think Shankar ke baad, I think Zahid came into the group. I think Zahid, nahi, I think Ved came. Ved, you came before नहीं, that, na? वेद भाई या वेद भाई। Ved Ved, also हाँ, came Ved, before. कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ हाँ, तो वेद अपनी बात बताओ। जी। तो सबसे पहले नटरंग, कीर्ति जी, अंक, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद एक बहुत अच्छा कार्यक्रम करने के लिए, और बहुत अच्छी बातें की अब तक मुझसे पहले जो सीनियर्स हैं, नरेश जी ने, शंकर जी ने। और 1 अक्टूबर को 50 वर्ष भी आपके पूरे हो रहे हैं, हम सभी के, अंक के। और एक बात की थी कीर्ति जी ने कि भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के जो शोज 7,500 से ज्यादा शोज किए हैं अंक ने, ये काबिल तारीफ है, ये कमांडेबल है, और मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ। आई अप्रिशिएट रियली फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई हार्ट। अब मैं अपनी थोड़ी सी अपना परिचय दे देता हूँ कि मेरे पिताजी शास्त्रीय गायक श्री राम प्रकाश थापर, मेरी माताजी भजन गायिका। मेरठ में मेरी उत्पत्ति हुई, और मेरे घर का एक थिएटर ग्रुप था, स्पोर्टिंग स्टार क्लब, जिसमें म्यूजिक, डांस, ये सब चीजें हुआ करती थी। तो नींव वहां से पड़ गई, घर से कला की नींव पड़ गई। और जब स्पोर्टिंग स्टार क्लब शुरू किया तो हमने पहला प्ले किया, मराठी प्ले था, यूपी में। जब हमें ये नहीं पता था कि, इतने छोटे थे हम, कि कौन से प्रदेश में कैसी भाषा बोली जाती है, बहुत छोटे, मतलब 5-6 साल के। तो एक प्ले था फड़के जी की नाक, मराठी प्ले, उसको अडॉप्ट करके हमने वहां किया था।
फिर इम्पा टैलेंट कॉन्टेस्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं मुंबई आ गया। और मुंबई आने के बाद मेरे दिमाग में एक विचार था कि फिल्मों में तो काम करना ही है, क्योंकि इम्पा टैलेंट कॉन्टेस्ट में मेरा सिलेक्शन हो गया है एज एन एक्टर। तो मुझे लगा कि मैं पहले डायरेक्शन और एडिटिंग में काम करूंगा। तो उन दिनों एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी, पाले खान, जो जैकी श्रॉफ की सेकंड फिल्म थी, और शक्ति सामंत और उनके बेटे उसको बना रहे थे। फिल्म सिटी में उसकी शूटिंग थी। मैं वो शूटिंग पर गया कि मुझे आपके यहाँ असिस्टेंट डायरेक्शन करना है। और वहां पर मुझे दिनेश ठाकुर साहब दिखे एक मौलाना के रोल में, और मैं दौड़कर उनके पास गया, उनके पैर छुए, और मैंने उनसे पहला शब्द जो कहा था, आपको बड़ी मसरत होगी वो जानकर, मैंने कहा था, यू आर द फर्स्ट एंग्री यंग मैन ऑफ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। क्योंकि उन्होंने जो पहली फिल्म की थी मेरी याद में, वहां से लेकर उनको जितने भी कैरेक्टर्स मिले, उन्होंने उस समय के युवा को इतने अच्छे ढंग से प्रदर्शित किया था। तो मेरे हृदय में बड़ा सम्मान था। और जब जो दिनेश जी में देखा करता था स्क्रीन पर और जो मैंने यहाँ देखे, जब दिनेश जी से मेरी बात हुई तो बोले कि आप सिर्फ फिल्म में काम करना चाहते हैं या कुछ और भी करना चाहते हैं। मैंने कहा साहब, मेरी तो थिएटर से शुरुआत हुई, मैं पैदा थिएटर में हुआ हूँ, रंगमंच पर पैदा हुआ हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे एक अपना फोन नंबर दिया और कहा कि वहां आप फोन कर लीजिए, इतने दिन के बाद में आइए और हमसे मुलाकात कीजिए। उन दिनों दिनेश जी प्लान कर रहे थे तुगलक, और फर्स्ट रीडिंग हमारी हुई आपके घर में, खार में, आई बिलीव। और वहां रीडिंग के बाद में नायब सुल्तान का रोल मुझे मिला, और वहां से ये जर्नी शुरू हुई। और मेरे लिए फायदा क्या हुआ कि मुझे गुरु शिष्य परंपरा में बहुत भरोसा था। तो दिनेश जी कई बार कहा करते थे जब इतनी तकलीफें आती थी कि यार बहुत तकलीफ है, कितना कहाँ कहाँ से आर्टिस्ट को जोड़ूं। कुछ लोग तो सिर्फ यहाँ इसलिए आते हैं कि रंगमंच के शोल्डर पर खड़े होकर हम फिल्मों में घुस जाएं। तो क्या आप भी यही चाहते हैं? मैंने कहा नहीं, मैं ये नहीं चाहता हूं। मैं आपके साथ काम करूंगा तो बहुत सिंसियरली काम करूंगा, क्योंकि मैंने अपने जो सीनियर्स वहां देखे थे, जैसे अब हमारे सामने शंकर अय्यर जी बैठे हुए हैं, सूरी साहब और ये सब लोग तो उस समय नहीं थे जब मैं आया था, लेकिन विजय नायर थे, विजया भाभी थी, कनिका जी थी, ये सब लोग, अनिमेश जैन थे, शेख समी उस्मान भी आ गए थे। तो जब इनको काम करते हुए मैंने देखा तो मुझे बहुत जोश हुआ कि यार मुझे भी कुछ ऐसा करना है जो दिनेश जी की तरह से सब कुछ त्याग दिया। उन्होंने बोला मैंने इतनी फिल्म्स करने के बाद थिएटर करने के लिए फिल्म्स त्याग दी। तो वो पहली बात मैंने सीख ली कि बिना त्याग के तो रंगमंच हो नहीं सकता। तो फिर तुगलक किया, और तुगलक की जो जर्नी ऑफ रिहर्सल्स थी वो बहुत ही टैक्सिंग थी। क्योंकि अभी जैसे शंकर ने बताया और सब लोगों ने कि दिनेश जी जो चाहते थे अपने कलाकार से, वो चाहिए ही चाहिए उनको। आप रीडिंग कैसे कर रहे हैं, आप कैसे क्या क्या कर रहे हैं, वो सब चीजें ठीक है। अब क्या रंगमंच में सिर्फ अभिनय के लिए है, या वहां लेखन में भी जुड़ना चाहते हैं, लाइटिंग में भी जुड़ना चाहते हैं, बैक स्टेज में भी जुड़ना चाहते हैं? इससे ज्यादा सिखाने वाला कोई गुरु मुझे तो आज तक मिला नहीं। तो तुगलक से जो मेरी जर्नी शुरू हुई, वो उसके बाद एक के बाद एक हर प्ले में मैं काम करने लगा। और मुझे जो चीजें सीखने के लिए मिली दिनेश जी से, वो ये मिली कि सिलेक्शन पे आप जो प्ले कर रहे हैं वो अपनी खुशी और अपनी मसरत के लिए नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपनी चाहत के लिए नहीं कर रहे हैं, अपनी संतुष्टि के लिए नहीं कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं ऑडियंस के लिए। तो दिनेश जी एक चीज सिखाया करते थे कि भाई 5 लोग हों या 7 लोग हों पृथ्वी में या कहीं भी, तुम्हें परफॉर्म 200 लोगों के हिसाब से करना है, यानी कि हाउसफुल के हिसाब से करना है। तो कितनी चीजें सीखने को मिली अभिनय के अलावा दिनेश जी से। और उससे पहले मैं एक चीज जिक्र करना चाहूंगा कि मेरठ में मैंने एक एनडीसीजी नामक थिएटर ग्रुप शुरू कर लिया था। और जब मैं दिनेश जी के पास आया और मैंने उनको उसके बारे में बताया, बोले यार कमाल की बात है, तुम्हारे अंदर जो इतना जोश है और इतना ज्यादा तुम्हारे अंदर जुनून है, वो वाकई तुम्हें किसी ना किसी दिन बहुत अच्छा एहसास कराएगा। जगह देना एक अलग बात है, एहसास कराना एक अलग बात है। फिर मैं उनसे कुछ प्रश्न पूछा करता था कि हिंदी प्ले हिंदुस्तान में करने के लिए, हिंदी रंगमंच करने के लिए कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है हमें, ऐसा क्यों है? तो वो जवाब दिया करते थे, क्योंकि हमें भरोसा नहीं है खुद पर। हम शो बिज में ज्यादा देखना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि हमारा नाम बड़े स्टार्स की तरह आ जाए, एंड उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन बेटा, रंगमंच से जो तुम सीख रहे हो, जो तुम कर रहे हो, जो संतुष्टि तुम्हें मिल रही है, जो सीखना तुम्हें मिल रहा है, वो कहीं नहीं मिलेगा। और मैंने, क्योंकि मैं फाइनेंस का इंसान नहीं हूं, सिर्फ अभिनेता, तब तो मैं फाइनेंस की बात उनसे करने लगा कि हाउ डू यू मैनेज दिनेश जी। इसे चल मैं तुझे दिखाता हूँ।
मुझे अपने साथ बैंक लेकर गए। हम लोगों ने एक नया प्रोडक्शन शुरू किया था, दिल्ली से हमें मदद मिलती थी, ये अलग बात है, लेकिन खर्चे दिनेश जी की जो प्लानिंग और डिजाइनिंग करने का तरीका होता था। मुझे याद है कि शो का टाइम अभी 2-3 घंटे बाकी था और सत्यदेव दुबे जी वहां पृथ्वी थिएटर पर आए। ये बहुत ही कमाल का किस्सा है। सत्यदेव दुबे जी अंदर गए और मैं वहां स्टेज पर मौजूद था, अपनी कुछ रिहर्सल्स, अपने मूवमेंट्स कर रहा था जो नायब सुल्तान के थे। तो उन्होंने मुझे इशारा करके बुलाया कि क्या कर रहे हो। मैंने बताया ये कर रहे। बोले बहुत भाग्यशाली हो। और फिर वो देखते रहे, सोचते रहे और एक कागज लिया, उस पर ड्रॉ करते रहे। दिनेश ने ये पृथ्वी थिएटर जैसे जगह में एक फर्स्ट फ्लोर का, एक फ्लोर वाला जो है, कैसे प्लान किया, कैसे डिजाइन किया ये सेट। इतना वो परेशान हो गए। फिर बाहर गए, दिनेश जी को लेकर आए। दिनेश जी ने बताया मैंने ऐसे ऐसे प्लान किया, इसमें बड़ी, और इसमें दिनेश जी ने एक और बड़ी अच्छी बात की कि मेरी टीम इतनी अच्छी है कि मुझे ये सब करने का मौका मिलता है। वो मुझे मेरा कुर्ता पकड़ के खींचते नहीं है, बल्कि मेरे साथ खड़े हो जाते हैं कि वाह वाह, कमाल कर दिया दिनेश जी। तो सत्यदेव दुबे वॉज हैड लाइक, ओ माय गॉड दिनेश, यू आर जीनियस। और वो सुन के मेरा सीना फूल गया था। और फिर उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। हाँ, मैं एक और बताऊंगा, खामोश अदालत जारी है। मैंने जिंदगी में कभी चाय कॉफी नहीं पिया था, अभी भी नहीं पीता हूँ। और खामोश अदालत जारी है में शंकर और प्रीता, आप सब लोगों को याद होगा कि ये जो मेरा जो कैरेक्टर था, उसको बीड़ी पीनी थी, राइट। वो बीड़ी कैसे पिए भाई, आपको पीनी ही पड़ेगी। मैंने कहा साहब और कुछ कर लीजिए, सुरती वगैरह कर लीजिए, ऐसे मुंह में डाल ले। ना ना ना, बीड़ी पीनी पड़ेगी आपको। फिर उन्होंने मुझे बीड़ी के बारीकियां समझाई कि कैसे पकड़ेंगे, कैसे पिएंगे। और एक एक दिन में रिहर्सल में 20 से 22 बीड़ियां मैंने पीनी शुरू की। और फिर जो उसका इम्पैक्ट आया है ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस, वो अमेजिंग था। तो थैंक यू वेरी मच अंक, थैंक यू वेरी मच दिनेश जी। देर इज अ लॉट टू डिस्क्राइब, बट मैं औरों का सुनना चाहता हूँ कि उस समय सीखा इन लोगों से। और प्रीता, आप जो कर रही हैं वो बहुत ही, नरेश जी ने बड़ी अच्छी बात की कि प्रीता, दिनेश जी के बाद अंक को संभालना, लगातार नए प्रोडक्ट्स करना, नए प्रोडक्शन करना और पिछले को रिवाइव करना, ये आसान काम नहीं था। और आपने किया है, सैल्यूटेशंस। और रंगमंच के लिए किया है, हिंदी रंगमंच के लिए किया है, तो अंक को भी सैल्यूटेशंस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेद, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। जाहिद, आप शुरू हो जाइए। आपको सुनने के लिए हम सब उत्सुक हैं, एंड वी डोंट हैव दैट मच टाइम आल्सो, सो जाहिद। बहुत मुख्तसर सा तारुफ है मेरा। न सोज़े दिल हूँ न दर्द नेहा हूँ। अरे लफ्जों में मुझे कहाँ ढूंढते हो दोस्तों, मैं तो चेहरे पर लिखी हुई दास्तां हूँ। तो क्या हम बात। दास्तान के इस औराक पर, जहाँ तक कला का प्रदर्शन है, फन के मजाहरे की बात है, उसका ताल्लुक है, तो उसके अंदर बहुत बड़ा हिस्सा मेरे उस्ताद, मेरे गुरु स्वर्गीय दिनेश ठाकुर साहब का रहा है, जिनसे मैंने थिएटर के एतबार से मैं जुड़ा सितंबर के अंदर, सितंबर 1988 में तुगलक के लिए ही, वेद भाई के बाद ही इमीडिएट। और वो प्ले लॉन्च होना था, शुरू नहीं हुआ था। एंड इट वाज अ मैसिव प्रोडक्शन जो फेस्टिवल के लिए होना था। एक बात मैं वाजे कर दूं कि पृथ्वी की हिस्ट्री में ये चीज पहली बार होने जा रही थी, क्योंकि अमूमन फेस्टिवल्स जब होते थे बड़े ग्रुप्स के, इफ्ता का होता था, एकजुट ने भी किया था, तो ये मुख्तलिफ प्लेस को किया करते थे दिनों में। बट दिनेश जी ने जो ये बीड़ा उठाया था, जैसे तुमने कहा प्रीता, कि एक महीना मुसलसल, दैट वाज द आइकॉनिक थिंग एंड द मोस्ट हिस्टोरिकल मोमेंट, नॉट ओनली फॉर अंक बट फॉर इवन पृथ्वी, बिकॉज पृथ्वी में ये चीज कभी नहीं हुई थी। और जैसे आपने कहा, एक महीने में 63 शोज हुए थे तुगलक, विच वॉज अ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। और एक ही प्ले को, इतने सीरियस प्ले को, इतने हिस्टोरिकल प्ले को, और एक ऐसा प्ले जिसके अंदर एक ऐसी जबान का इस्तेमाल हो रहा है जो आम फैम जबान नहीं है, लोग जिससे परिचित नहीं है, उसको इतना मकबूलियत तक पहुंचाना और इस लेवल तक पहुंचाना, ये बहुत बड़ा काम था। तो इसका श्रेय दिनेश जी को जाता है, टू ब्रिंग अंक टू दैट फाइनल थिंग। और वहां से हमारी शुरुआत हुई। उसमें मैंने एक बहुत ही मुख्तसर सा, ये कह सकते हैं कि एक बहुत ही छोटा सा एक सिपाही का किरदार किया था, जिसकी लाइन्स मुझे आज तक याद है। दैट वाज इन 88 कि सुल्तान का इकबाल बुलंद हो, वजीर आजम नजीब और वाक़ नवीस जियाउद्दीन बरनी हुजूर का न्याज हासिल करना चाहते हैं। तो उसमें जो जय का इस्तेमाल था, ये कई बार लोग नहीं कर पाते थे, तो दिनेश जी ने जबान के एतबार से मुझे चुना, ये मुझे मौका मिला। एंड एक श्रद्धा रही, एक निष्ठा रही, जिसके तहत उन्होंने मुझ में वो चीज देखी। तो उसके बाद 12 मुझे मौका दिया, बड़े बड़े रोल्स में मुझे लाया।
मैंने उनके साथ मुसलसल 10 साल तक काम किया, टिल 97 आई वाज देयर, और बहुत सारे प्लेस किए, पिलर के रोल पर काम किया उनके साथ पैरेलल लेवल पर। और एक चीज मैं और वाजे कर दूं जो उनकी शख्सियत से बहुत ज्यादा मेल खाती है, कि थिएटर में बहुत लोगों ने बहुत कुछ सिखाया है। मैं भी थिएटर पहले करता रहा मुजीब खान साहब के साथ, उसके बाद मैं यहाँ प्रोफेशनल थिएटर में दिनेश जी के साथ जुड़ा। तो दिनेश जी सिर्फ थिएटर में रिहर्सल्स जो है, एक होती है, एक एक्टर्स को बताया जाता है, वो चीज नहीं किया करते थे। उनके अंदर एक एक फॉर्म था, जो एक गेट होता है, पर्सोना होता है, एक वॉक होती है, एक सिटिंग का एक स्टाइल होता है, ये सारी चीजें, ग्रेस जो होता है, उस चीजों को तो सिखाए करते थे। साथ ही साथ उनके अंदर एक जो चीजें हमने जो इम्बाइब की और जो सीखी, वो था थिएटर का एथिक्स, थिएटर का डिसिप्लिन, वक्त की पाबंदी और जबान की अदायगी, जो बहुत कीमती होती है। आज इन चीजों की अहमियत मैं महसूस कर रहा हूँ जब मैं फिल्मी दुनिया के पर्दे पर खड़ा हूँ। तो आज मुझे एहसास होता है कि जो चीजें जो दिनेश जी ने हमारे ट्रेनिंग के दौरान डाल दी थी, ये कितनी महत्वपूर्ण और कितनी लाभदायक है हमारे। एक डिसिप्लिन होता है, एक एथिक्स होता है, वक्त की पाबंदी होती है, और जबान की अदायगी। तो जबान पर दिनेश जी बहुत काम किया करते थे। आई वॉज अ कैम्ब्रिज स्टूडेंट, मैं उर्दू जबान से वाकिफ था, लेकिन उसकी जो बारीकियां हैं, जो उसकी जो उच्चारण है, जो कहते हैं तलफ्फुज की अदायगी, उसको उन्होंने बहुत चेस्ट लेवल पर जो है सिखाया। और एज एन एक्टर तो हमें तैयार किया, लेकिन साथ ही साथ एक कल्चर्ड लेवल पर तैयार किया, शाइस्तगी जिसे कहते हैं, क्योंकि दिनेश जी की अपनी शख्सियत बहुत शाइस्ता थी। और अंग ग्रुप को, जैसे कई उमूमन बहुत सारे ग्रुप्स रहे हैं थिएटर के, बहुत सारे रहे, मराठी में रहे, लेकिन मराठी के जो ग्रुप्स रहे उनके अंदर एक शाइस्तगी नहीं थी, जो एक कल्चर्ड लेवल था, वो दिनेश जी ने पैदा किया। और थिएटर के साथ साथ उन्होंने जितना एटमॉस्फेयर जो बिल्डअप किया, जो एक्टर्स को जिस लेवल पर, कंफर्ट लेवल पर रखा, यानी मैं उम्र में बहुत छोटा था, तजुर्बे के एतबार से, उम्र के एतबार से और सभी चीजों से, लेकिन जब हम पैरेलल काम किया करते थे तो कभी भी वो कॉम्प्लेक्स महसूस नहीं होने लगा। तो ये उनका बहुत बड़ा बड़प्पन था, और मैं ताउम्र मेरे गुरु, मेरे उस्ताद, उनका शुक्रगुजार रहूंगा, उनका शुक्रगुजार रहूंगा जिन्होंने ये मौका दिया और मुझे आज इस काबिल बनाया है। और जब भी मेरी जरूरत हो अंक को, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू ऑल। एंड प्रीता, मैं ये जरूर कहूंगा कि ये जो शमा, जो रोशन जो आपने रखी है, जो लौ जला कर रखी है, दिस टॉर्च, द फायर विच यू हैव क्रिएटेड, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। इंशाल्लाह हम हमेशा हाजिर रहेंगे। शुक्रिया दोस्तों। बस अपनी बात को एक छोटे से उसमें कम करना चाहूंगा, और ये जरूर कहना चाहूंगा कि बुला लो अगर बुला सको तो प्यार से। जी हाँ, आपसे कह रहा हूँ कीर्ति जी कि बुला लो अगर बुला सको तो प्यार से, जाहिद अली गुजरा वक्त नहीं जो लौट के ना आए। शुक्रिया। थैंक यू जाहिद। सो लाइक जाहिर सेट कि हमेशा थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स तो फाइनेंशियल, जैसे नरेश जी ने भी बताया और कहा कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तो हमेशा से रही हैं। कभी कभी वी वर फॉर्चुनेट कि दिनेश जी बिकॉज ही वाज अ फिल्म एक्टर, उनके कुछ फैंस होते थे हु वर इन प्लेस्ड इन सच पोजीशंस कि वो हमको हेल्प कर सकते थे। तो हमने प्राइवेट फर्म से, जैसे ओएनजीसी से, कभी कभी इधर से उधर से हम वी कुड गेट सम मनी ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस, कि चलो इस साल भी आ गया, अगले साल भी नए प्रोडक्शन के लिए कुछ पैसा आ गया। सो इधर उधर से बटोर के काम किया, जैसे आम आई थिंक और दूसरे थिएटर ग्रुप्स भी इसी तरह से कर पाते हैं। दिल्ली से कुछ मदद मिलती थी विच हैज डिसअपियर्ड दिस ईयर, और इसी साल हमारा 50वां साल है। तो दिनेश जी ने मुझे एक बार कहा था कि मेरे बाद तुमको ये ग्रुप जारी रखना है। सो आई सेड नथिंग डूइंग, ये सारे मसले कौन मोल लेगा, एक्टरों के नखरे झेलो, डेट्स के पीछे भागो और पैसों का इंतजाम करो, ऐसा दिस इज टू मच। उसके ऊपर आप एक्टिंग और डायरेक्शन भी करो, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। बट व्हेन दिनेश जी फेल इल इन 2008, देन हमको, मुझे, अतुल को, अमन को, हम तीनों को मतलब जुड़ के काम करना ही पड़ा। एंड फिर मैंने उनको प्रॉमिस किया कि मैं 50 साल तक तो अंकों को हम जरूर ले जाएंगे, उसके बाद हम देखेंगे। तो फिर हम अपना वादा निभाने के करीब आ गए हैं। तो अतुल और अमन ने बहुत साथ दिया आफ्टर दिनेश जी पास्ड अवे इन 2012, बिकॉज बाजार में अफवाह ये थी कि अब तो अंक खत्म हो गया है, अब दिनेश जी नहीं है तो अंक का कोई वजूद ही नहीं रहेगा। एंड दैट वाज अ बिग चैलेंज। इनफैक्ट द डे वी हैड हिज प्रेयर मीटिंग इन पृथ्वी थिएटर, मुझे यही सब सुनने में आया, लोगों ने बताया। तो हम लोग के लिए ये चैलेंज था कि वी हैव टू कीप ऑन गोइंग एंड नॉट कि दिनेश जी नहीं है तो, अब दिनेश जी ने जितनी मेहनत से ग्रुप को खड़ा किया है वो तो चलना ही चाहिए आगे। तो एट दैट टाइम देयर वर 2-3 थिंग्स इन माय माइंड कि वी मस्ट
कंटिन्यू टू वर्क इन द वे वी वर डूइंग, वो क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। उसके अलावा हमें बहुत नई चीजें करनी चाहिए, नए डायरेक्टर्स को बुलाना चाहिए, और हम लोगों में अपने में, हमारी अपनी पर्सनल जो थिएटर ग्रुप में जितने भी लोग हैं, उनको ये भी दिखना चाहिए कि उनकी पर्सनल ग्रोथ कहीं जा रही है, बढ़ रही है, एंड द ग्रुप एज अ होल शुड मूव टुवर्ड्स न्यू हॉराइजन्स। इसलिए हमने नए डायरेक्टर्स के साथ भी काम किया। मैंने अपने ग्रुप वालों को भी बोला, तो अतुल ने डायरेक्ट किया बीवियों का मदरसा का एक पूरा रिवाइवल, बहुत मेहनत की उसने। अतुल, प्लीज टेक द स्टेज, टेल अस अबाउट योरसेल्फ, एंड अंक। थैंक यू वेरी मच। अब मेरे बारे में तो पिताजी ने बताया है, घर में सारा माहौल था। बड़ी बात यह है कि इससे पहले मैं दिनेश जी की जिंदगी में हूँ, दिनेश जी मेरी जिंदगी में आ चुके थे। उसका कारण यह है कि मेरे फादर गंगा प्रसाद माथुर रेडियो के प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर थे, लिखते थे। मेरे ब्रदर तरुण माथुर टीवी सेंटर में थे। आलोक ऑलरेडी अंक में था। तो दिनेश जी पहले ही मेरी जिंदगी में आ चुके थे, उनके बारे में बात भी होती थी घर में, सब बताते थे उनका शो है, ये है। तो आई न्यू अबाउट हिम। पर मैं जब गया थिएटर करने के लिए तो मुझे लगा था ये, आज भी मैं कई बार सोचता हूँ कि मुझे मुझे लगता था मैं थिएटर एक्टर नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कई लोगों से काम के साथ काम करो तब आपको एक्टिंग आती है। पर मेरा थिएटर शुरू हुआ दिनेश जी से और खत्म हुआ ठाकुर पे। तो मेरी जर्नी जो थिएटर की है वो दिनेश ठाकुर ही है। और मुझे नहीं लगता है कि मैं किसी भी चीज में कम हूँ। अब मुझे लगता है कि बेहतर है कि एक जगह रहा, एक समझ को समझा और उस हिसाब से मैं आगे बढ़ा। एंड बड़ी बात यह है कि जब प्रीता जी एक चीज आपने जो कही, इसलिए नहीं कि आप गलत हैं, इसलिए क्योंकि मेरी स्टार्टिंग उस प्ले से हुई थी। फैसला आपका उसने नाम नहीं लिया आपने उसका। और अगर आप कहेंगी फोटो नहीं है तो मेरे पास फोटो है, मांग लेना चाहिए था मुझसे। दे दो, दे दो, भेज दो। हाँ हाँ, क्योंकि फैसला आपका और तेरे प्यार में नहीं, फैसला आपका पहला कोर्ट रूम ड्रामा हाँ। उस हिसाब से। और उसके अंदर मैंने छोटा सा रोल किया था और इमरजेंसी में मुझे बुलाया गया था। तो मैं गया था, जब दिनेश जी से मिला, बड़ा फनी सा था कि आलोक उनके यहाँ ऑलरेडी जा रहा था। तो मैं देखता था रात को और 3 बजे आ रहा है आलोक, और अचानक से गायब है, 4 4 दिन से गायब है, हेडसने चल रही है, कभी आके बड़बड़ा रहा है, आज की डांट पड़ी। मैं कहता पता नहीं कहा जाता है भाई, मैंने कभी थिएटर किया नहीं था, प्रोफेशनल नहीं किया था। मतलब कॉलेज वालेज में आप खुद ही डायरेक्ट कर लिया, एक आध किया था मैंने, तो प्रोफेशनल किसी और के साथ नहीं किया था। तो लगता था कभी भी जाता है, कभी भी आता है, थिएटर शो है तो गायब है आदमी, शायद तक दिख ही नहीं रहा। तो जब अचानक दिनेश जी ने बुलाया, एक्टिंग का शौक हुआ मुझे। मैंने इंजीनियर था, नहीं करनी इंजीनियरिंग क्योंकि शायद वो जेनेटिक्स में था, डीएनए में था, तो आना ही था मैंने। तो इंजीनियरिंग छोड़ के मैं एक्टिंग करनी है तो प्रॉपर ट्रेनिंग ली, फिल्मों वाली ट्रेनिंग लूंगा। किशोर नमित कपूर में जाके पूरी एक्टिंग ट्रेनिंग ली। वहां दिनेश जी भी आए थे एक शो उसके लिए, जिसको क्या कहते हैं, सेमिनार लेने के लिए। उसके बाद अचानक से जरूरत पड़ी तो आलोक आया, कहने लगा कि तुम चलो। सर को, सर ने कहा जो भी करना चाहते हैं आ जाए। मैंने कहा मुझे नहीं आना। अरे क्यों नहीं आना? मैं कहा नहीं करना थिएटर, तुमको देखता हूँ मैं तुमको, ये आते हो इतनी देर को परेशान भी करते हो। नहीं नहीं, एक बार। फिर दिनेश जी ने बोला, उससे बोले एक बार आके मिल तो ले मुझसे। मैं ठीक है। तो जब मैं गया तो मुझे अपना अटायर याद है, आज बड़ी हंसी आती है। उस टाइम आई वॉज वेरी प्राउड ऑफ। मेरे ऐसे मसल्स खोले हुए थे, स्लीवलेस पहना हुआ था, कान में कांटे थे, बाल यहाँ तक इतने लंबे थे। और मैं गया था आराम से हाई हील के जूते पहन के, और कार में साइड पे वो थी सेटी, और दिनेश जी नीचे बैठे, मैं सेटी पे बैठा हूँ। मुझसे बोलते क्यों नहीं करना? मैंने कहा मुझे नहीं करना है, रात रात इतना लंबा लंबा था, मेरे को एक्टिंग करनी है, फिल्में करनी है, सीरियल करने हैं, टाइम कहाँ मिलेगा थिएटर के लिए? मतलब दिमाग में तो ये था ना, बस कल से फिल्में करनी है, डायरेक्टर वेट कर रहे हैं मेरा, और शूटिंग शुरू हो जाएगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। वो उन्होंने बिल्कुल बेइज्जती नहीं किया। सबसे अच्छी बात है कि ही न्यू कि हाउ टू टैकल पीपल है। उनसे बड़ा मैंने देखा नहीं आदमी कि ऐसे आराम से अंदर ले लिया उन्होंने। कहते हैं ठीक है मैं एडजस्ट कर दूंगा तेरे साथ, तू मेरे साथ एडजस्ट कर, मेरे 2 प्ले हैं, रीडिंग कर ले, पर क्या क्या फर्क पड़ता है रीडिंग में? अब अंदर तो एक्टर था, तो अच्छा ठीक है, रीडिंग की, बढ़िया है, बहुत बढ़िया किया। अरे और खुश हो गया, चलो ठीक है कर देते, छोटे मोटे रोल है करके बाद में फिल्में करेंगे। तो उसके बाद रीडिंग की मैंने, फैसला आपका की, और दूसरे उसका नाम तुम क्या जानो प्रीत की। तो छोटा सा रोल था। मैं भाई को बोला स्टेशन में, मैंने कहा क्या रोल दे रहे हैं मेरे को, इतना सा टैक्सी ड्राइवर का रोल दिया है, एंट्री एग्जिट, मेरे को तो वो वाला रोल देना चाहिए। दूसरा जो एक लड़का आता था, मैं कहा है वो एक हीरो, क्या नाम था उसका, फरीद, फरीद था। फरीद, आलोक फरीद। आरुद बोलता है तू ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा है, ये सब बकवास उठ कर। तो बाई चांस, लेकिन किस्मत में मेरी लिखा था, जाने के 1 हफ्ता भी 3 दिन पहले अचानक से वो लड़का आना बंद हो गया। दिनेश ने बोला इधर आ, रट्टा मार के आ जा, उनकी लाइन थी रट्टा मार के आ जा। रट्टा क्या मारना है? मैं तो याद करके बैठा था, तो मैंने कर दिया रीडिंग।
और वो प्ले गए कैलकाटा गए थे ना पिछले जीवन में 95 में यस कैलकाटा यस गए और शुरुआत मेरी कैलकाटा में, बहुत ह्यूज हिट, दोनों शो बहुत ही अच्छे हिट हो गए। तो हम तो जोड़े हो गए, हम तो एक्टर हैं ही। फिर दिनेश जी ने वही बोल दिया ये लड़का खत्म। मुझे समझ में नहीं आ रहा एक अच्छे एक्टर को डायरेक्टर ऐसे कैसे बोल सकते हैं खत्म, ये जो हिट तो दे दिया, तालियां बज गई। पर यहाँ पे आने के बाद जब मैंने दोबारा शो किया और वो जो उसमें चीखना चिल्लाना था और लोग हंसने लगे, तब मुझे समझ में आया नहीं थोड़ी और रिहर्सल की जरूरत होती है एक्टर को। तो वहां से फिर थोड़ा सीरियस हुआ मैं, एंड मे बी शायद खुद को प्रूव करने के लिए कि नहीं यार ये ऐसा नहीं होगा, किसी लोग हंसेंगे नहीं मुझ पे, मैं एक्टिंग जानता हूँ, मैं मेहनत करने लगा। और दिनेश जी से मैंने कहा था निकल जाऊंगा, और देखो 30 साल हो गए मेरे, कहाँ फंसाया है 30 साल निकल के साथ तक याद ही नहीं आया कि मुझे नहीं करना थिएटर, मैं थिएटर ही कर रहा हूँ। और पिताजी से मैंने बोला था मैं तो थिएटर का नहीं हूँ, बोलती क्या बोल रहा है तू थिएटर का नहीं है, थिएटर ही तो कर रहा है तू। मैंने कहा हाँ ये भी सही है, भूल गया मैं। क्योंकि मुझे यही दिमाग में ये डाला गया ना, खूब सारी किताबें पढ़ो, तुम अलग अलग लोगों के साथ काम करो, ये भाषा बोलो, ऐसा तब थिएटर वाला होता है। मुझे एहसास ही नहीं हुआ मैं थिएटर में कब लाए दिनेश जी, कब उन्होंने ठोक पीट के मुझे थिएटर का एक्टर बना दिया, पता ही नहीं चला साथ में रहते हुए। तो वो जर्नी चलती रही चलती रही चलती रही। और हाँ एक बात जरूर कहूंगा, सिर्फ मैं था जो दिनेश जी से किसी भी तरह का जोक क्रैक कर सकता था, और किसी की हिम्मत भी। मैं बड़े प्राउड के साथ बोलता हूँ कि मैंने दिनेश जी के डंडे खाए हैं, जूते चप्पलें खाई हैं, पर रोया नहीं। अच्छे अच्छे एक्टरों को मैंने आंसुओं से रोके जाते देखा है, और दिनेश जी एक लाइन बोलते थे, रो लिए, आओ चलो फिर से कर। और बोलते थे मैं मारूंगा भी और छोड़ने भी दूंगा तुम्हें थिएटर। तो वो मुझे बड़ा फनी लगता था कि रो रहा है, आंसू सो रहा है। फिर जब वो दोबारा करता था और बहुत अच्छा होता था, तो उसको खुद को रियलाइज होता था मैंने क्या किया, अच्छा कर दिया। तो बाद में मैंने पूछा था अभी क्यों करते हो, तो उन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि ये सब लोग एक डेफिनेट स्टेट ऑफ माइंड के साथ आते हैं। जब आप मिट्टी का कुछ बनाते हो ना, आप ऑलरेडी घड़ा हो, पर मुझे मूर्ति बनानी है, तो जब तक घड़ा तोड़ूंगा नहीं ना, मूर्ति नहीं बनेगी। मैंने कहा ये तो भाई ये तो कितनी बढ़िया बात है कि जब तक वो बने बनाए वो अपने आप को मान के चल रहा है मैं हूँ इसलिए। तो पहले उस मिट्टी को गूंथना पड़ता है, तो उसको जिस शेप में उसमें नहीं रहने दे सकता, उसको तोड़ता हूँ, गूंथ देता हूँ, फिर जब क्रिएट करता हूँ तो नई चीज क्रिएट होती है, एंड दैट वाज ब्यूटीफुल। सो मेरे ख्याल से ज्यादा टाइम नहीं है, तो आगे बढ़े हम। हाँ थैंक यू सो मच, थैंक यू। पहला प्ले मेरा साफ वो था, फैसला आपका, फैसला आपका, यस। लिख लेना, मैं एंड फोटो दे दूंगा। हाँ हम लोग बहुत मुश्किल समय से गुजरे थे जब दिनेश जी बीमार थे। हाय मेरा दिल का शो लगा हुआ था, तो एक्चुअली जब दिनेश जी बीमार थे ही हैड स्टॉप्ड एक्टिंग। तो हमारे शोज भी सब बंद हो गए थे, सिर्फ प्रश्न पांचाली जो सोलो शो था वो चल रहा था। तो आई सेड एटलीस्ट हाय मेरा दिल दिनेश जी हमको रिवाइव कर लेना चाहिए, सब कैरेक्टर्स हैं, तो मेरा रोल कौन करेगा? आई सेड अमन करेगा। अमन करेगा, अच्छा ठीक है देखते हैं। ही वॉज नॉट हैप्पी कि कोई उनका रोल ले रहा है, बट when he saw Aman on stage, he came and he watched the play and he said that I did not miss myself on stage. So that was a big compliment for Aman. And उसके बाद Aman Atul have been doing most of the roles that जो हमने revivals किए हैं दिनेश जी वाले plays के। तो एक समय ऐसा भी था कि जब दिनेश जी हॉस्पिटल में थे, हाय मेरा दिल का शो लगा हुआ था, एंड इंटरवल में हमें पता चला कि दिनेश जी हैज बीन मूव टू आईसीयू। अब 2 शोज लगे हुए हैं, फर्स्ट शो के इंटरवल में पता चला, तो ऑल ऑफ अस वर सो टोटली ट्रॉमेटाइज, और हमको जाके हाय मेरा दिल का शो कंटिन्यू करना था, लोगों को हंसाना था। But there was this camaraderie and there was this support of everybody in the group that we were able to do those 2 shows. And जब वो दोनों shows खत्म करके हम लोग हॉस्पिटल पहुंचे, आईसीयू में भी asked them to let us meet दिनेश जी। दिनेश जी का पहला सवाल था कि हाउसफुल हुआ कि नहीं। So he was that totally involved in theater. Anyway, अमन के लिए दिनेश जी ने स्पेशली चाबी अडेप्ट किया था, नील साइमन का प्ले प्रोमिसेस को उन्होंने अडेप्ट किया था एज चाबी, बिकॉज ही डिड इट स्पेशली फॉर अमन, ही वांटेड अमन टू डू दिस रोल। अमन प्लीज आइए, अपनी बात कहिए। सबसे पहले तो मैं कीर्ति जी को हाथ जोड़ के नमस्कार करना चाहूंगा। पता नहीं उन्होंने मुझे पहचाना या नहीं। मैं रेपेट्री में था, एनएसडी रेपेट्री में कैजुअल आर्टिस्ट, और फिर मैंने रंग यात्रा के टाइम, अगर आपको याद होगा तो आपके साथ और बंसी भाई के साथ बहुत काम किया था। किरण जी से तो खैर, किरण जी को भी नमस्कार, और उनसे भी दिल्ली में 2-3 बार मुलाकात हुई है। खैर मेरा जो अंक ज्वाइन करने का बड़ा एक अजीब सा सिलसिला रहा है, इसलिए मैं दिनेश जी को हमेशा बोलता हूँ कि वो शिकारी डायरेक्टर थे।
मतलब डायरेक्ट एक्टर्स को कैसे शिकार करके अपने ग्रुप में रखना है, ये वो बहुत अच्छी तरह जानते थे। तो मैं तो दिल्ली में मतलब मैं 3-4 बार एनएसडी में एडमिशन के लिए ट्राई किया तो नहीं हुआ। फिर अमाल अलाना ने मुझे बोला कि तुम एनएसडी में तो तुम्हारा नहीं हो रहा है, तो तुम अलकाजी साहब के पास लिविंग थिएटर में चले जाओ। तो मैं वहां गया, 2 साल उनके साथ काम किया। और दिल्ली में काफी सारे और ग्रुप्स के साथ, एसआरसी रेpertory के साथ काम किया। तो मुझे लगा कि अब दिल्ली में थिएटर में अगर एनएसडी में एडमिशन होता है तो ठीक है, अदरवाइज इससे ज्यादा ग्रोथ अब दिल्ली में तो नहीं हो सकती एज एन एक्टर। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो बम्बई चलते हैं, वहीं देखेंगे क्या करना है। तो यहाँ पे आए, ऑडिशन वगैरह देने शुरू किए, कुछ कुछ काम मिलना शुरू हो गया। तो एक हमारे दोस्त थे लिविंग थिएटर में, अमित बहल, हम लोग कुछ एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। वो हाय मेरा दिल में मोहन, जो एक फ्रेंड आता है, जो उसमें मेन लेडी है उषा का फ्रेंड जो है, वो प्ले कर रहा था। और उसका अचानक कोई शूट वूट आ गया, तो उसने मुझे बोला यार, अच्छा दिनेश जी ने उसको ये कहा कि मैं तुझे तब छोड़ूंगा जब तू एक ऐसे एक्टर लाके देगा जो मुझे 2 दिन में ये कैरेक्टर तैयार कर ले। तो अमित मेरे पास आया, बोले दिनेश जी यार मुझे ऐसे ऐसे कह रहे हैं, तू प्लीज ये कर ले। तो मैंने कहा नहीं नहीं यार, मुझे नहीं करना है थिएटर, और मैं करके आया हूँ, और अब मेरे मतलब इतना टाइम मैं नहीं दे सकता हूँ, थिएटर वेटर अब नहीं करूंगा, मैंने 15-20 प्ले कर लिए हैं। नहीं यार प्लीज 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 कर ले, एक ये 2 शो की बात है, एक शो की बात है, और मेरी इज्जत बच जाएगी, फिर मैं आ जाऊंगा, मैं कर लूंगा। तो मैंने चलो ठीक है। तो मैं दिनेश जी के पास गया, पहुंचा तो जरा सी बातचीत हुई, और उन्होंने कहा स्क्रिप्ट लिख लो तुम पेज पे। तो वो स्क्रिप्ट मेरे पास आज भी रखी है। तो मैंने लिखा, मैंने कहा सर चलो अपन शुरू करते हैं। क्या शुरू करना है, जा तू याद करके आ जा कल। मैंने कहा सर मतलब 2 दिन बाद शो था, और वो भी बॉम्बे से बाहर। मैंने सर अरे जा जा तू, बस तू कल याद करके आ जा। मैं अगले दिन याद करके पहुंच गया। तो मैंने कहा सर चले सर ब्लॉकिंग कर लें। क्या ब्लॉकिंग करनी है, लिख पेपर में ब्लॉकिंग। पेपर में ब्लॉकिंग लिखवाई उन्होंने कि इस डायलॉग पे राइट टू लेफ्ट जाना है, इस वाले डायलॉग पे बैठ जाना, इस वाले डायलॉग पे खड़ा हो जाना। तो मैंने सर रिहर्सल कर लेते हैं, होगी रिहर्सल, तू जा, कल कल करेंगे, कल बस में करेंगे। तो यहाँ से बस में बैठ गए, अकोला पहुंच गए, अकोला में शो हुआ। शो से पहले उन्होंने मुझे स्टेज पे ऐसी थोड़ी सी ब्लॉकिंग करके दिखा दी कि बस चल अपन एक तरफ ब्लॉकिंग कर लेते हैं, शो कर लेते हैं। शो बहुत अच्छा हुआ। आ गए, वापस हो गए, फिर काफी दिन तक दिनेश जी से कोई बातचीत नहीं हुई यार। मैंने कहा चलो ठीक है यार, एक शो हो गया, अच्छा शो हो गया। फिर उनका एक दिन फोन आया कि यार अमन, हाय मेरा दिल का शो करना है। मैंने कहा सर मैं मुझे नहीं करना है। बोले पृथ्वी में शो है। जैसे ही मैंने सुना पृथ्वी में, तो हम जब दिल्ली में थे तो पृथ्वी थिएटर का एक बहुत बड़ा मुकाम था कि आप पृथ्वी थिएटर में शो करते हैं तो वहां पे डायरेक्टर्स आते हैं और वो आपको वहां से चूज करके ले जाते हैं। तो मैंने कहा चलो यार, तो बड़ा अच्छा मौका मिल रहा है पृथ्वी थिएटर में शो करने का, और पृथ्वी थिएटर कभी देखा भी नहीं है। तो पृथ्वी थिएटर में शो हुआ, बहुत अच्छा शो, और आई वाज सरप्राइज्ड कि मतलब फुल शो में मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, और दैट वाज लाइक एक मैजिक हो रहा है मेरे सामने कि लोग हंसे जा रहे हैं, हंसे जा रहे हैं, और मैं उसमें परफॉर्म कर रहा हूँ। इस तरह का एटमॉस्फेयर मैंने कभी दिल्ली में भी नहीं देखा था। वो शो हुआ। इस तरह से पृथ्वी में 5-7 शो हो गए। कोई डायरेक्टर आया तो है नहीं अभी तक देखने के लिए यार, अब नहीं करना मुझे और भी। तो फिर थोड़े दिन बाद दिनेश जी का फोन आया कि आजा, एक रीडिंग करनी है एक प्ले की। मैंने कहा सर मुझे नहीं करना है। तो आ जा ना, बैठ रीडिंग में बैठ, तो करना नहीं करना बात की बात है। जो मैं बोल रहा हूँ ना, फंसाने वाला, यहाँ से उनका जाल जो है वो डलना शुरू हो गया था। तो बाद में समझ में आया। तो बोले यार ये तब उन्होंने मुझे बुलाया था जब अतुल का कुछ गला खराब हो गया था, और वो आधे आधे अधूरे। आधे अधूरे, आधे अधूरे। आधे अधूरे के लिए। बहुत फनी है वो भी बात। हाँ, तो आधे अधूरे में वो क्या बेटे का नाम क्या था? अशोक। अशोकी। अशोक। अशोक। हाँ, तो हुआ ये था कि मेरा गला खराब हुआ, तो दिनेश जी ने कहा तो तू कर नहीं पाएगा अशोक, तो कुछ दिन के लिए बंद हो गया मेरा। कम से कम 6-7 महीने गला खराब था। तो मुझे पता भी नहीं चला, और अमन ने रिहर्सल शुरू कर दी। और 6-7 महीने बाद उन्होंने कहा रिहर्सल में आ जा देखने के लिए। मैं उठा और मैं चला गया। तो उन्होंने मुझसे बात की, तो उसने रियलाइज हुआ इसका गला तो हो गया है ठीक, और मेहनत करनी पड़ेगी, नए लड़के थे। तो बोलते हैं एक काम कर, वो जो 2-4 सीन थे ना, अमन को करके दिखा दे। और मैं तो तैयार, मैंने फटाफट कर दिए तो अमन बैठा वेट कर रहा है कि शायद इससे बोलेंगे कराने के लिए, कहेंगे नेक्स्ट सीन, नेक्स्ट सीन, नेक्स्ट सीन, रिहर्सल खत्म। मैं जाने लगा, बोलते हैं कल से आ जा। और अमन से बोलते हैं देखो, ध्यान से देखो, फिर तुमसे करवाएंगे। खैर, हम दोनों ही फंसे हुए हैं। तो वो फिर शो मैंने नहीं किया।
फिर मुझे उनका फोन आया कि एक नई स्क्रिप्ट पढ़नी है और तेरे लिए बहुत अच्छा रोल है। तो मैंने कहा सर मुझे नहीं करना है, मैंने दो अपना हाय मेरा दिल के 8-10 शो कर लिए हैं, मुझे और नहीं करना है। नहीं नहीं तू आजा, बहुत अच्छा रोल है, तेरे लिए मैंने लिखा है। तो वो स्क्रिप्ट पढ़ी उन्होंने, तेरे प्यार में। तो वो स्क्रिप्ट पढ़ के मजा आया, मैंने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा रोल है यार, ये करना चाहिए। तो वो कर लिया। उसके बाद धीरे 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 ये उनका जो फंसाने का जो तरीका था ना, कि अब ये रोल मैंने तेरे लिए लिखा है, बस ये तू आ जा, थोड़े थोड़े दिन की रिहर्सल है, फिर अपन मैनेज कर लेंगे। ये करते करते अक्टूबर में 30 साल हो जाएंगे। तो वो जो उनका उस वक्त का जो डाला वो था जाल है, वो अभी तक है। उसके बाद नहीं बहुत पर एक सारे चीज, हाँ हैं। एक तो चीज उसको और बोलते थे उन्होंने वो क्या, फंसाया। एक नहीं एक चीज और बोलते थे वो, जब शो शुरू होता था कहते देखो मैं सालों से कर रहा हूँ, मेरी क्रेडिबिलिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, हाँ हाँ। अगर शो में तो गिर गया तो तुम मरोगे तो तुम्हारी इज्जत दांव पे, मेरी तो है नहीं, हम सारे घबराएंगे, रिहर्सल ज्यादा ज्यादा करो जिससे अच्छा शो। तो He used to उनके say, बारे में, I don't have to prove anything to anyone. You guys have to prove. हाँ, तो बस उनकी एक चीज जो जो मुझे लगता है कि जो मैंने अलकाजी साहब के यहाँ भी सीखा और वो फिर दिनेश जी के यहाँ भी देखा, वो जो जिस डिसिप्लिन की हम लोग बात कर रहे हैं, कि मतलब अगर आप 2 घंटे रिहर्सल कर रहे हैं तो वो 2 घंटे कंप्लीट रिहर्सल आपको करनी है। उसमें फिर इधर उधर की कोई बातचीत नहीं, उससे पहले आप इधर उधर की जितनी मर्जी बातचीत कर लो, या शो रिहर्सल के बाद आप बैठ के उनके साथ सिगरेट पी लो, कुछ भी, मतलब उसके बाद वो 2 घंटे का जो टाइम है वो ऐसा आपको देना पड़ेगा कि वो 2 घंटे आपको पूरे ही देने पड़ेंगे। इवन हमने एक टाइम पे जब जब वो बात हो रही थी कि तेंदुलकर ईयर हम लोगों ने 2000 में किया था, एक दिन में 3-3 प्ले की रिहर्सल करते थे अतुल, अगर तुझे याद होगा तो। सुबह हाँ पहुंच गए, सुबह नाश्ता भी वहीं हो 11 बजे रहा से रात के 9 बजे तक। है, नाश्ता भी वहीं आ रहा है, लंच भी वहीं हो रहा है, मतलब डिनर से पहले तो निकल आते थे। बट 2-2 3-3 रिहर्सल हम लोगों ने इस तरह इतनी जुझारू तरीके से वहां पे काम किया था कि वो पता ही नहीं चलता था कि वो दिन कब निकल गया, और वो बहुत बढ़िया फेस्टिवल हुआ। उसके बाद तो लगातार फिर एक के बाद एक वो जाल में मैं वो डालते गए, मैं फंसता गया, वो फिर शाम डालते को गए, मैं फिर फंसता गया। कल बोल दे, कल वो आने के लिए, कल यही टाइम। वो जाल है जो पड़ा हुआ है और अभी तक कंटिन्यू हो रहा है दिनेश जी के जाने प्रीता जी ने कंटिन्यू रखा है, वो छोड़ा नहीं है जहाज के और क्यों फिर पाप। दिनेश जी के जाने के बाद जो प्लेस का नया नए प्लेस का और नए डायरेक्टर के साथ, मतलब जब मैं दिल्ली में था तो मेरा एक ये भी होता था कि यार चलो, क्योंकि दिल्ली में मैंने बजाज साहब के साथ काम कभी नहीं किया था, अंकुर साहब के साथ काम कभी नहीं किया था, तो वो यहाँ पे आके उनके साथ काम करने का मौका मिला, उनसे बहुत कुछ सीखा। अशोक जी के साथ, अशोक मिश्रा जी के साथ सोलो परफॉर्मेंसेस किए। फिर एक जिंदगी में इंग्लिश हम कभी नहीं बोलते हैं, यहाँ पे अंक में एक इंग्लिश का प्ले भी कर लिया, वो भी शेक्सपियरियन इंग्लिश का प्ले कर लिया। तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। फिर अतुल जी के साथ मैंने अपने आप को कभी सोचा भी नहीं था कि मैं राम जैसा कैरेक्टर मुझे कोई देगा, तो अतुल जी ने वो विश्वास रखा कि नहीं, राम हमें ऐसा ही तो चाहिए। अतुल तिवारी जी ने पूरा अतुल बोलना तिवारी जी ने अतुल तिवारी मैंने नहीं। तो फिर राम किया, नया प्ले कर रहे हैं, तो ये कंटिन्यूस सिलसिला जारी है, और कोशिश है कि जब तक जारी रख सकते हैं तब तक जारी रखेंगे। थोड़ा सा अफसोस ये हुआ कि जब मैं ग्रुप में आया था तो सीनियर्स थे नहीं उस वक्त ग्रुप में कोई भी, है ना अतुल, मतलब जैसे हाँ अतुल हमें था। कभी मौका नहीं मिला कि सानी साहब के साथ तो बाद में काम करने का मौका मिला, लेकिन हाँ नरेश भाई के उससे साथ, कोई नहीं था। जाहिद के साथ, या वेद भाई मसीह के अंकल साथ, इन लोगों के साथ कभी उस तरह से काम करने का मौका मिला नहीं, वरना और बहुत सारी बातें सीखते। लेकिन चलो, अभी वो हमारे प्लेस देखने आते हैं, नरेश भाई अप्रिशिएट करते हैं, अच्छा लगता है। बुरा लगता है तो बोलते भी है कि नहीं, इसमें ये चीज थोड़ी सी अच्छी कर लो, वट एवर जो उनका अपने एक्सपीरियंस है वो हमारे साथ शेयर करते हैं, और हाँ। बहुत अच्छी बात है। और सानी साहब तो कंटिन्यूस काम कर ही रहे हैं, तो ये सिलसिला ओवर जारी है। द ओवर द इयर्स क्या कितने लोग होंगे? एटलीस्ट 200 to 300 लोग तो होंगे ही हु हैव पास्ड थ्रू अंक। इतने तो हमारे सामने ही हैं, उससे ज्यादा ही हम्म। होंगे। हाँ, 20 साल में तो इतने 21 तो साल में निकल गए अम, इतने। जात अगर हमने 4 बार रिवाइव किया है तो 10-10 लोग तो 4 बार, यही समझ लो 40 लोग तो यही हो गए। करेक्ट। yes, 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 yes. So, and we have had the opportunity कभी कभी to work with lot of established actors also. पर established actors के साथ यही होता है कि they may not be able to give you your full time. तो अभी तो हम लोग जिस तरह से ऑपरेट करते हैं कि जिसका टाइम जब मिलता है उसके साथ कर लो, ऐसे सीन्स डिवाइड कर लो कि अच्छा, जिस अभी ये नया प्रोडक्शन जो हम कर रहे हैं कि इसमें सीन्स मैंने डिवाइड कर दिया कि ये इस वक्त मिलेगा इसके साथ कर लो, ये इस वक्त मिलेगा इसके साथ कर लो। I don't know whether Dinesh ji would have liked this, but I mean that's the way now we have शायद to वो तो change मतलब our way दिनेश of जी तो working. शायद नहीं करते वैसे,
क्योंकि उनका अपना एक जो डिसिप्लिन था वो तो था ही। तो कि इस तरह सब लोग बैठे, सब लोग हाँ, आए, सब लोग और सुने, जैसे उनका अभी, सीन नहीं भी हो तो बैठे हाँ रहे और वही मैं देखें। कहने वाला था, अभी हम ऐसा करते हैं ना कि ये सीन के लोगों को बुला लो, इनके साथ कर लो। दिनेश जी का ये था कि हर रिहर्सल में सारे लोग होने चाहिए, चाहे वो छोटा कैरेक्टर हो चाहे बड़ा कैरेक्टर हो, ताकि आप प्ले के साथ जुड़े रहें जब तक आप प्ले। दैट इज द चैलेंज ऑफ वर्किंग इन अ सिटी लाइक बॉम्बे, कि एवरीबडी इज सो बिजी एंड यू वांट केपेबल एक्टर्स, दे वांट टू डू थिएटर, वो करना भी चाहते हैं लेकिन वो इतना समय भी नहीं दे पाते हैं। तो आपको इस तरह से अपना ऑपरेटिंग सिस्टम रखना पड़ता है कि आप हर आदमी का भरपूर इस्तेमाल कर लें, उनका समय पूरा प्रॉपरली यूटिलाइज कर लें, और उनको भी प्रॉब्लम ना हो और आपको भी प्रॉब्लम ना हो। इस तरह का हम लोग को थोड़ा सा इनोवेट करके करना पड़ता पार्डन माय है। इंक्लूजन प्रीता, एक्चुअली क्या हो गया ना कि थिएटर जो है वो पहले से इसी फॉर्मेट पे रहा और वो उसको फॉलो करते रहे वो बहुत, लेकिन फिल्मी दुनिया का जो निजाम है ना वो पूरा चेंज हो गया। तो जो एक्टर्स फिल्मी दुनिया की जानिब गए, बिकॉज थिएटर की हमारी डेट्स पहले आ जाती है, हम एक एक महीना पहले, दो दो महीना पहले डेट देते हैं। और अभी जो स्पेशली टीवी का सिनारियो, फिल्मों के अंदर तो चलिए जब आप स्टार्स के साथ काम कर रहे हैं आपके पास डेट्स हैं, बस टीवी का सिनारियो ये है कि रात में स्क्रिप्ट, सुबह तक आप जब शूट पे जाते हैं तब प्रिंट आउट में एक एक सीन के एक एक पेज आ रहे होते हैं। तो एक्टर को भी ये नहीं पता कि वो कितने बजे तक फ्री होगा, कैसे होगा, और उसको जो डेट्स आती हैं वो रात में अचानक शेड्यूलर जो है ब्लॉक कर देते हैं। तो उस लिहाज से यानी ये बहुत बड़ी बात है कि आप लोग एडजस्ट करके चलते हैं, बिकॉज अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि एक्टर को पता ही नहीं होता कि आपको उसने कमिटमेंट दे दिया मैं कर रहा हूँ शो, और उसको रात एक हफ्ता पहले रात में आ गया कि भाई कल तुम्हारा ये है और ये शेड्यूल प्रोमो शूट करना है। तो इट बिकम्स वेरी वेरी यही डिफिकल्ट। यही बात है मुंबई की, कि आपके चारों ओर एक्टर्स हैं बट दे आर नॉट अवेलेबल बट टू यू। या अगर बट ये कोई तो सारी जो बातें हुई मतलब दिनेश जी के प्रोफेशनल उसमें हुई, मतलब दिनेश जी के, हालांकि दिनेश जी के पर्सनल रिलेशंस भी जैसे मेरे साथ बहुत अच्छे थे, अतुल के साथ बहुत अच्छे थे हमारे, ऐसी एक बॉन्डिंग हो गई थी कि मतलब जैसे जब मैं शादी करके पहली बार आया तो उन्होंने अपने घर पे बुलाया, इनवाइट किया, तो एक पर्सनल बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी उनके साथ हो गई थी। अब तो किस्सा सुनाएगा आपने वो वाला। मैं अपनी शादी का कार्ड देने के लिए गया, तो आप इमेजिन कर सकते हैं, मैंने कहा सर ये मेरी शादी है 14 फरवरी को। तू 14 फरवरी की शादी कैसे कर सकता है? वो कहा, क्या है? मैंने कहा मुबारकबाद देंगे, तू शादी नहीं कर सकता 14 तारीख को। मैंने कहा क्यों? बोलते मेरा शो है, कैलकाटा में शो है, डेट आ रही है। मैंने कहा सर शादी तो करनी पड़ेगी ना मुझे। अरे छोड़ दे बाद में कर लेना, मैं निकाल दूंगा तेरे को शो से। मैंने कहा मैं कार्ड देने आया हूँ, पूछने डेट लेने नहीं आया हूँ अपनी शादी की। तो बोलते हैं ठीक है प्रत्येक ले तू। तो बाद में वो डेट तो आगे चली गई, डेट थी नहीं, उन्होंने खाली होता है ना टेंटेटिव डेट्स होंगी। फिर उसके बाद मेरी शादी में के उसमें आए, क्या कहते हैं, रिसेप्शन। रिसेप्शन में मैं खड़ा हूँ। वो किसी रिहर्सल से लौट के आया, पूरा ग्रुप आया रिहर्सल से, मेरे बगल में खड़े हुए हैं और मैं सूट में खड़ा हूँ, फोटो क्लिक कर रहे हैं, और मेरे कान में धीरे से बोलते हैं अरे बढ़िया सूट है, अच्छा है, अपने थिएटर में काम आएगा, लेके आ जाना बिहार थिएटर में। एंड एक्चुअली वो हमने यूज किया बाद में सूट, उनका ध्यान था, वो कॉस्ट्यूम मिल गई अच्छी भी। अंजी में, आई थिंक अंजी में यूज किया था उसको। नहीं वो तेरे पे तुम क्या जानो प्रीत, तुम क्या जानो अच्छा, प्रीत तुम में क्या जानो। बाप का नाम करते ना जो बाद में आता है फंसा हुआ उसमें, हाँ हाँ उसमें हाँ। यूज किया था फिर हमने। अरे मैंने कीर्ति कहा जी, ये देखो। कीर्ति किरण जी, जी हैं। जी हमारे पास कितना टाइम है अभी? आई थिंक वी आर डन विद टाइम इट। टाइम तो हो गया, पर बोलिए कुछ जरूरी है बात तो नहीं मतलब बस वैसे तो बात करने को बहुत कुछ बातें है तो बट बहुत हैं अभी तो, मतलब ये तो मतलब मेरे ही 30 साल के किस्से हैं अभी तो, ये एक ही किस्सा एक मैंने चीज सुनाया है। एक चीज तो प्रीता, आई जस्ट वांट टू ऐड अप जो मिस हो गया, जो मतलब रह गया, वेद भाई और हम दोनों यहाँ हाजिर हैं, और हम दोनों का जो मकबूलियत मिली फिल्मी दुनिया में वो अंक के जरिए मिली और दिनेश जी के जरिए मिली। महाभोज एक प्ले था जिसमें हम दोनों ने काम किया था एक साथ, और मन्नू भंडारी जी का नेशनल अवार्ड विनर प्ले है। और उसके अंदर हमारे किरदार को इतना पसंद किया गया कि दीप्ति नवल और बासु भट्टाचार्य साहब आए उसे प्ले देखने, और दीप्ति नवल ने हमें देखा, हम दोनों को वहां से रेफर किया था सुभाष जी। एंड सौदागर फिल्म के अंदर हम दोनों ने बहुत ही पायनियर रोल किया, जो दिलीप साहब की जवानी का किरदार मैंने निभाया, और राजकुमार साहब की जवानी का किरदार वेद भाई ने निभाया था। वेद ने तो किया। इस हाँ या तो तो मैग्नम एपस अभी तो फिल्म इन सिर्फ दोस्त वही वही अभी तो सिर्फ वही बातें हुई हैं जो हमें अच्छी लगी हैं, मतलब हमारे जो झगड़े भी होते थे उनके साथ, आर्गुमेंट्स भी होते थे। जाहिर है जब आप इतने साल एक साथ काम कर नहीं रहे हैं नहीं, तो वो बातें एक्चुअली आती ऐसा हैं।
ऐसा था कि हम लोग ये बिलीव करने लगे थे कि इफ दिनेश जी एंड आई डोंट हैव अ फाइट इन ए पर्टिकुलर हाँ प्रोडक्शन, वो प्रोडक्शन जमेगा ही नहीं, वो पॉपुलर ही नहीं होगा। हम हमारी एक बहुत भयंकर फाइट ड्यूरिंग द प्रोडक्शन जरूरी है। तो नहीं, वो वो सब हेल्दी क्योंकि हेल्दी जैसे स्पिरिट है मेरे यार। साथ भी जो भी प्ले कर रहे हैं, जैसे लाहौर कर रहे थे तब भी बहुत बड़ा एक आर्गुमेंट हुआ था, अतुल के साथ भी हुआ है, तो वो सब चीजें चलती रहती हैं। अब आप साथ में काम कर रहे हैं तो कभी नहीं, उन्होंने सुना दिया, क्रिएटिविटी के कभी लिए, हमने भी कुछ बोल दिया। क्रिएटिविटी के लिए वो जरूरी है भाई। हेल्दी हाँ डिस्कशन इज ऑलवेज क्रिएटिव इम्पोर्टेंट। डिफरेंसेस, यस क्रिएटिव यस, डिफरेंसेस। आई थिंक ऑलवेज। क्रिएटिव डिफरेंसेस से ज्यादा ना आपकी फिर केमिस्ट्री तभी बनती है, तभी आप एक दूसरे को सुनना शुरू करते हो। जब आप ये एग्जैक्टली। सहन शक्ति रखते हो कि आप उसको सुनना, सुन के आप बुरा नहीं मानोगे, वो आपको सुन के बुरा नहीं मानेगा, तो आप सब बातें ध्यान से सुनना शुरू करते हो। वरना तो ईगो ईगो रहती है, मैंने कह दिया मतलब मैंने कह दिया, मुझे झगड़ा नहीं याद है करो तो। जब दिनेश जी ने मुझे बोला कि जाति पूछो साधु में वो महिपत करना है, तो वो स्क्रिप्ट देख के, मेरी स्क्रिप्ट पहले पढ़ी हुई थी लेकिन कभी सोचा नहीं था कि ये play हम करेंगे। वो इतनी लंबी 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 स्पीचेस है, मैंने कहा सर ये कैसे होगा, मैं ये मेरे बस का नहीं है। तू, उनका एक ही डायलॉग था, बस तू लाइन से याद कर ले, तू लाइन से याद कर ले, तू लाइन से याद कर ले। मैंने कहा ब्लॉकिंग, वो एक ऐसा प्ले है, तुमको भी मालूम है, कि जिसमें दिनेश जी ने कोई ब्लॉकिंग नहीं की थी मेरी और अतुल के सीन्स की, कि तुम्हें जो करना है वो करो। इतनी लंबी लंबी स्पीचेस में अगर आप ब्लॉकिंग भी करेंगे, और फिर लाइट्स का भी थोड़ा क्योंकि बहुत, उसका भी एक अलग से क्योंकि किस्से हैं लाइट्स के भी, कि एक एक शो में दिनेश जी बोले कि वो हमारा जो लाइट ऑपरेटर था वो नहीं आया, तो दिनेश जी बोले चल ठीक है मैं कर लूंगा इस प्ले की लाइटिंग। मैं ठीक है भाई, हम तो परफॉर्म करना है, आप करो लाइटिंग। तो उसमें उन्होंने अलग अलग स्पॉट्स बनाए थे, कि स्टेज राइट में एक स्पॉट में आगे तू ये स्पीच बोलेगा, फिर यहाँ से निकल के स्टेज राइट में जाएगा, दूसरे स्पॉट में ये स्पीच बोलेगा। तो मैंने कहा ठीक है। अब मैं स्टेज राइट वाले में आके खड़ा होकर स्पीच बोलना शुरू किया, उन्होंने लाइट स्टेज लेफ्ट में दे दी। अब मैं यहाँ से भाग के बोलते 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 स्टेज लेफ्ट में गया, स्पॉट में गया, तब तक वापस उन्होंने राइट की दे दी। अब वो 2-3 बार उसी स्पीच में, मैं मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं स्पीच बोल रहा हूँ कि मैं रेस कर रहा हूँ, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। फिर शो के बाद हमारी मतलब आर्ग्यूमेंट भी हुई और कि बाद में डांट सही पड़ी कि तू लाइट के सेवा को जाना, तुमने हाँ, कहा लाइट के सामने तू मिल तू लाइट जाएगी। में नहीं आया, तू लाइट में नहीं आया। नहीं, एक एक बहुत अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, बिकॉज बहुत सारे दूसरे एक्टर्स भी एनएसडी से जो पास आउट हुए और इधर उधर से, वो लोग भी हमारे साथ काम करने आए, बट कभी कभी किसी के साथ सही अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती है। जैसे देयर वाज दिस एक्टर हु केम टू वर्क विद अस इन एंटीगनी, और दिनेश जी की आदत थी कि शो के पहले प्रेयर के टाइम में बता देना कि ये काम कर देना और ये फीडबैक है और ये इसको ठीक करना, और वो गलत है उसको हटा देना। उसी इस तरह उसको भी बोला, एंटीगनी में वो हीरो कर रहा था, और ही गॉट सो फ्लस्टर्ड कि वो ही कुड नॉट डाइजेस्ट दिस। अभी दिनेश जी को भी डाइजेस्ट करने के लिए आपके पास वो होना चाहिए मुद्दा, मतलब एक आधा होना चाहिए दिनेश जी को डाइजेस्ट करने के लिए। वो इतना हैसल हो गया वो बात सुनकर, और मेरे साथ खड़ा है पीछे पीछे विंग्स में एंट्री के पहले, एंड ही सो डिस्टर्ब्ड। आई सेड रिलैक्स यार, सब हो जाएगा, यू डू व्हाट यू थिंक इज बेस्ट। दिनेश जी ने बोला है, वो उनका फर्ज था, उन्होंने बोल दिया। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने कैसे मुझे इसे लास्ट मिनट बोल दिया। अब जब उसको एंट्री लेनी है, आई एम वेटिंग फॉर हिम ऑन स्टेज, उसकी एंट्री है और हमारा फिर सीन शुरू है, वो एंट्री नहीं ले रहा है। एंट्री ही नहीं, हो गया, म्यूजिक खत्म हो गया, मेरे एक्सप्रेशंस खत्म हो गए, मेरा यहाँ देखना वहां देखना खत्म हो गया, इज नॉट टेकिंग इन एंट्री ओनली। मुझे लगा पता नहीं कपड़े बदल के घर तो नहीं चला गया, अब कौन लेगा एंट्री। सो देन आई वेंट टुवर्ड्स द बैक स्टेज एंड ही स्टैंडिंग देयर, एकदम विंग में खड़ा हुआ है, चुपचाप, एंट्री नहीं ले रहा है। पता नहीं वो इतना डिस्टर्ब हो गया दिनेश जी की बात से, तो आई पुल्ड हिम ऑन स्टेज, अरे कम ऑन, कम कम इमीडिएटली ऑन स्टेज। देन फिर हमारा सीन शुरू हुआ और उसने किया। पर थोड़ा सा आपको अपने आप दिनेश जी पे थोड़ा सा भरोसा और खुद पे भरोसा रखना पड़ता है। आप डिस्टर्ब हो जाओगे उनकी बात से, तो देन यू आर गॉन। एंड यूज्ड टू थ्रो ऑल दीस काइंड ऑफ चैलेंजेस एट यू। सो आई मीन आई एम नाउ ट्राइंग कि अब मैं इतना बड़ा प्ले पहली बार डायरेक्ट करने जा रही हूँ, so I'm trying to remember all the lessons learned, and of course I have my own way of doing things, because I am not the kind who's very who wants to raise my voice. दिनेश जी थोड़ा सा, अपनी उनकी आवाज ही बड़ी अच्छी थी, थोड़ा सा रेस कर देते तो बेचारा सामने वाला थोड़ा चुप भी हो जाता था। बट I have to do more reasoning, cajoling, logic. I have to use a lot of logic for my to get people to understand, come on the same page as me. तो अलग अलग तरीके से, लेकिन विजन वही है जो दिनेश जी का था,
और ट्रेनिंग वही है जो दिनेश जी ने दी थी, डिसिप्लिन वही है जो दिनेश जी का है। दिनेश जी का भी क्या था ना, लॉजिक तो होता था लेकिन वो डांटते थे, फिर लॉजिक आपको अपने आप समझ में आ जाता था बाद में। तो लॉजिक एक्सप्लेन नहीं करते, कभी एक्सप्लेन नहीं किया उन्होंने कि ये इसका, ये ऐसे करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो ऐसा कर, बस ऐसा किया। बाद में आपको लगा हाँ यार ये तो सही है, ऐसे ही होना चाहिए। वो दे मेक यू अंडरस्टैंड कि ही यूज्ड टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आप लॉजिक खुद समझो, उनका वो आपको कहना धीरे था ना धीरे लॉजिक फिर चीज समझाऊंगा, अब समझ में आने लगती रिहर्सल है। है। उनका कहना था ना रिहर्सल छोड़िए, लॉजिक समझाऊंगा, शो कौन करेगा, क्योंकि उसके पर्टिकुलर डे ऑलरेडी डिसाइडेड है। समझा नहीं सकता, जैसा अगर नहीं समझ में आ रहा है, जैसा मैं कर रहा हूँ नकल कर दो, बाद तो में फिर वो समझ आपको जाएगा। बाद में समझ में आता था अपने आप कि हाँ ये तो सही है। बट तो अभी क्या हो गया है ना, वी हैव अ डिफरेंट जनरेशन नाउ, वी हैव अ जेन जेन जनरेशन। जी। दिस जेन जी को आप ना बहुत ज्यादा डिसिप्लिन और उससे नहीं समझा सकते। उनको आपको थोड़ा सा ना कजोल करके, थोड़ा सा कंसर्न दिखा के आपको उनके साथ काम करना पड़ता है। सो एवरी पीरियड इज डिफरेंट, एवरी जनरेशन इज डिफरेंट, एवरी टाइम डिफरेंट। तो मुझे लगता है क्योंकि टाइम पूरा हो रहा है तो हम लोग अंक की तरफ से तो काफी बोल लिया। बाकी जो हाँ, किरण जी हैं या कीर्ति जी कुछ कहना चाहें, या और जो लोग हमें जुड़े हुए हैं अगर वो कुछ कहना चाहें तो प्लीज जरूर कहें। किरण जी हाथ उठा रही हैं, किरण जी वुड लाइक टू से डिबेट की समथिंग। तरह यस किरण यस जी यस, हाथ उठा रही है कि मुझे कुछ बोलना है। ऑफ किरण जी कोर्स बोलिए। यस। टीवी डिबेट की इतने तरह। इतने साल साथ में रहने के बाद, चाहे दूर दूर रहे पर फिर भी हार्ट और माइंड में तो साथ ही जी। थे। और दिनेश से मेरी मुलाकात हुई थी जब हम लोग सब एलटीजी में थे। नरेश थे, मैं थी, मीनाक्षी थी, सहानी था, हम सब लोग वहीं थे। और रजनीगंधा की शूटिंग दिल्ली में चल रही थी, एक बार हम वहाँ गए भी थे। इंडोर शूटिंग डिफेंस कॉलोनी में चल रही थी, तो हम सब लोग वहाँ भी गए थे एक बार। और उसके बाद हमने, प्रीता से मेरी पहली मुलाकात हुई जब संगीत नाटक अकादमी ने एक फेस्टिवल किया था और अंक का प्ले बुलाया था, शायद बेंगलोर में, हाँ, मेरे यस ख्याल से यस बेंगलोर यस था, तब वहां पे आत्मकथा किया था। यस यस, आत्मकथा, और राइट। हम लोग, जब मैं रिटायरमेंट के बाद बॉम्बे में रहती थी तो एक बार मैं उनके घर भी गई थी उनसे मिलने के यस। लिए। और उनको संगीत नाटक एकेडमी का अवार्ड भी मिला था, जो तब वो बहुत ज्यादा बीमार थे। और उस दिन उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। फरीदाबाद से या कहीं से किसी को भेज के बहुत स्पेशली मेडिसिन का अरेंजमेंट किया गया था। देख के बहुत ज्यादा खराब लग रहा था कि जिनको पूरी जिंदगी ऐसे काम करते हुए देखा है। तो मतलब आई हैव दैट विजुअल इन मी, जो उनकी कितनी तबीयत खराब थी, वो कुर्सी पे कैसे बैठे हुए थे। मुझे ये याद नहीं कि अवार्ड फेस्टिवल में हमने कोई उनका नाटक किया था या नहीं किया था, नहीं हुआ बिकॉज था, फेस्टिवल में नहीं हुआ था शायद, नहीं हुआ नहीं बाद नहीं, था। हुआ था ना आई अवार्ड डोंट, फेस्टिवल में, वी डिड लाहौर लाहौर। लाहौर। हाँ लाहौर हाँ किया था ना लाहौर। अवार्ड फेस्टिवल, मुझे याद नहीं है कि कौन सा नाटक किया था, मे बी, वी बट डिड लाहौर। हाँ। ओके, और उन्हें अवार्ड मिला था। लेकिन हाँ। उससे पहले, उसके बाद, इस पूरी जर्नी में जब भी उनके प्लेस दिल्ली में होते थे, मैं हमेशा देखने जाती थी जहां भी होते थे। और अमन से तो मेरी हमेशा मुलाकात होती थी, बातचीत होती थी। और बॉम्बे में भी जब पृथ्वी थिएटर में प्लेस होते थे, मैं बॉम्बे में होती थी, तो मैं वहां भी हमेशा मैंने प्लेस देखे हैं। एंड ऑफ कोर्स लॉट ऑफ लव एंड रिगार्ड्स टू प्रीता। मुझे इनके इनवाइट्स हमेशा मिलते रहते हैं, लेकिन मैं ये कोरोना के बाद से मैं बॉम्बे में हुई ही नहीं। वी मूव टू हैदराबाद, देन आई मूव टू पौंडीचेरी। ओ, तो अच्छा। इसीलिए वहां से आना कहीं भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, दिल्ली आना भी बहुत कम हो गया, क्योंकि एक दिन 10 घंटे लगते हैं वहां से, पौंडीचेरी से दिल्ली पहुंचने नहीं में। मुझे मालूम है आप पांडिचेरी में, और राशि के मुझे अपडेट्स आते रहते हैं। ओ हाँ। या और उसका बेटा वहां पे म्यूजिशियन है, ही हैज बिकम द म्यूजिशियन, इसीलिए वहां ऑरोविल में रहते हैं। ओ, फिर राशि ने ओ, वहाँ काम, नाइस, थिएटर शुरू वेरी किया। नाइस, वेरी नाइस। So very nice meeting you all here, and I'm so happy to see all the faces. I'm feeling blessed, and I'm so happy to be connected के मैं इतने साल दिनेश जी को, चाहे हम दूर दूर रहे, पर there was a connection. Yes, थैंक यू yes, किरण, थैंक absolutely. यू वेरी Thank you. मच। And my all best wishes for the Ank and Preeta Mathur and the team. Thank you so much, doing so much work, and जो भी सहा, थिएटर में तो किसी ना किसी रूप में सहना ही पड़ता है। और बिल्कुल। नरेश सूरी ने बताया कि हमने एक प्ले किया
जिसमें मैंने लीड रोल किया था, पर लीड रोल उन्होंने भी किया था। और उससे 40 साल पहले हमने एक प्ले किया था, बीएम शाह ने डायरेक्ट किया था, जो हम लोग एलटीजी में थे तब भी हम दोनों ने लीड रोल किया था। तो वही है हमारा यूनिट, हमने दोबारा भी किया एंड इट वाज ए ग्रेट सक्सेस। जब एलटीजी में किया था तब भी, जब बाद में किया तब भी। थैंक यू फॉर शेयरिंग नरेश। थैंक्स। थैंक यू सो थैंक यू वेरी मच किरण। मेरे ख्याल से समय हमारा काफी ज्यादा आगे चला गया, पर हमारा भी मन कर रहा है कि और बातें जो आप लोगों के मन में हैं वो हम जान पाते। तो जैसा कि मैं हर रोज कहती रही हूँ लोगों से कि हम इस प्रोग्राम को ट्रांसक्राइब करेंगे और रिटन रूप में भी रखेंगे। वीडियो में तो इसको यूट्यूब पे लोड करेंगे तो आप देख ही सकते हैं, पर ट्रांसक्राइब करते समय हमारे पास ये छूट है कि आप लोगों को और जो भी बातें याद आए वो आप लिख के प्रीता के पास भेजें। और जब हम ट्रांसक्राइब करें तो उन बातों को भी जोड़ लेंगे उस ट्रांसक्रिप्शन में, क्योंकि एक तरह से ये मौखिक इतिहास है और ये इतिहास रहेगा। तो यूट्यूब में तो इतना ही दिख पाएगा जितना अभी बात हुई, पर कम से कम लिखित रूप में जो कहीं ना कहीं छपेगा या तो नटरंग में या कहीं भी, तो वो और डिटेल हमें पता होगी। और बहुत सारी चीजें रह जाती हैं, जैसे कि रिहर्सल स्पेस की एक छोटी सी बात हुई, फंडिंग की थोड़ी सी बात हुई, अलग अलग नाटकों में प्रोसेस कैसा था, क्या बदलता था, एक म्यूजिकल करना है और एक रियलिस्टिक प्ले करना है, उसमें तरीका बदल जाता था काम करने का। तो ये बहुत सारी बातें छोटी छोटी होती हैं ग्रुप की, जो हमें बताती हैं एक्चुअली न सिर्फ उसके डायरेक्शन के बारे में, पर उस समय जो रंगमंच हो रहा है या हो रहा था, अ, उसके क्या चैलेंजेस और उसको कैसे हैंडल। जैसे कि पिताजी ने कहा कि समय के संग चीजें बदलती हैं, तो आज जब आप एक्टर से डील करते हैं तो उसका तरीका अलग है, उस समय अलग था। हम जब करते थे तो और मतलब अलकाजी साहब के संग जब हम काम करते थे तो और भी अलग था। तो ये बदलता है, तो आप लोग जरूर भेजिए उसको लिखकर जल्दी ही। ये जब हम ट्रांसक्राइब करेंगे तो इन चीजों को जोड़ेंगे। और कल एक और हमारा प्रोग्राम है आखिरी इस कड़ी का। पटना का ग्रुप है कला संगम, जिसको सतीश आनंद जी ने शुरू किया था, तो वो लोग उनके कलाकार बात करेंगे। तो तब मैं चाहती हूँ कि आप लोग जुड़ें और लोगों को बताएं। तो आप सबका इससे जुड़ने के लिए और इतना खुल के बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रीता जी, आपका फॉर ऑल दी एफर्ट जुटाने के लिए, फोटोग्राफ, स्लाइड शो वगैरह, थैंक यू सो मच। तो रश्मि जी की ओर से, रश्मि जी प्रतिष्ठान चलाती हैं, मैं तो सिर्फ बीच बीच में थोड़ी मदद करती हूँ। तो रश्मि जी की ओर से, रश्मि जी तुम प्लीज कुछ कहना चाहोगी? नहीं, बहुत दिलचस्प सारी बातें थी और दिनेश जी के बारे में इतना कुछ नहीं मालूम था, पहली बार जानने को मिला, बहुत ही अच्छा लगा। तो और इस तरह से, और जिस तरह से ये सारे लोग उनके साथ जुड़े थे और जिस तरह से इन लोगों ने अपने सारे एक्सपीरियंस शेयर किए, इट्स वेरी रिवीलिंग। तो आप लोग जरूर अपना जो भी और लगे आपको जरूर लिख के भेजिएगा, विल डेफिनेटली उसको इंक्लूड करेंगे। हाँ, हरित ध्रुव और सानी साहब नहीं आ पाए हैं, मैं तो उनका भी लेके आपको भेज दूंगी। जी हाँ हाँ हाँ, जरूर। बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मैंने दिनेश को यहाँ दिल्ली में थिएटर में देखा था, देशांतर में। हाँ उसके बाद बहुत कम देखा, तो मेरे लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि उनकी कैसी जर्नी रही। और मुझे ये हमेशा बहुत दिलचस्प लगता है कि कलकत्ता में या बम्बई जैसे शहरों में, जहाँ पे उनका अपने भाषाई रंगमंच का वर्चस्व है, वहाँ पे हिंदी रंगमंच के लिए जगह बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो उस चैलेंज को इस ग्रुप ने कैसे मीट किया, वो कुछ अंदाजा लगा आप लोगों की बातचीत से। ऐसे ही कलकत्ते के जब हमने ग्रुप से बात की थी, जिन्होंने जो हिंदी रंगमंच कर रहे हैं, तो उसी तरह की समस्याएं हैं, इसी तरह का बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है एक तरह से कहा जाए। तो आप सबका फिर से बहुत बहुत शुक्रिया।
नटरंग थैंक यू सो मच, थैंक यू नमस्कार जी, कीर्ति। थैंक थैंक यू थैंक थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। हाँ नीरज, बहुत प्लेजर धन्यवाद। प्लेजर तालियां। ओके, बाय। ओके। बाय बाय बाय। बाय। नीचे ही है, वॉचमैन के पास, मैं उसको फोन करता हूँ। हाँ, ये मुझे ओटीपी और पैसा भी उसी के पास है। ओटीपी मैं उसको एक बार फोन कर दूं पहले।